ऑलराइट बच्चों, तो अभी क्या करने वाले हैं हम लोग, अभी सैलरीज को हम लोग कंप्लीटली रिवाइज करेंगे, राइट? ठीक है। और ये जो भी रिकॉर्डेड वीडियो है ये जाने वाला है यूट्यूब पे, तो नीचे कमेंट में देख लेना, जो चीज जब रिवाइज करनी है तब वो टाइम पे जाके वो चीज को चेक कर सकते हो, सही है? तो जल्दी रिवीजन होगा, पूरा वापस लेक्चर देखने की जरूरत भी नहीं होगी, राइट? तो अभी सैलरीज में मेन चीज क्या होती है, सैलरीज में दो इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, एक होता है आपका एम्प्लॉयर, ठीक है, और दूसरा होगा एम्प्लॉय, बराबर? तो सैलरीज के लिए सबसे मेन चीज क्या होती है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना जरूरी है, ठीक है? तो जो एम्प्लॉय को जो पैसा मिल रहा है एम्प्लॉयर से, उसको हम लोग सैलरीज इस हेड में टैक्सेबल करते हैं, बराबर? अभी हर एक हेड का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी का एक फॉर्मेट होता है, वैसे सैलरीज का भी एक फॉर्मेट है, ठीक है? सैलरीज के फॉर्मेट में कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ये देखो यहाँ पे लिखा है, विल गो थ्रू दिस फॉर्मेट फर्स्ट, बराबर? सबसे फर्स्ट देखो सैलरीज में बच्चों, एक होता है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी मतलब एम्प्लॉयर ने आपको बोला है कि कम से कम आपको इतना अमाउंट तो मिलेगा, उसको हम लोग बेसिक सैलरी बोलते हैं, करेक्ट? उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है अलाउंसेस, देन देयर इज प्रॉफिट्स इन लियो सैलरी, फिर होता है परक्विजिट्स, और जो कुछ भी बचे कुछ पॉइंट्स है वो मिसलेनियस में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रेचुटी हो गया, पेंशन हो गया, ये सारे पॉइंट्स मिसलेनियस में आते हैं। सबका टोटल करोगे तो ग्रॉस सैलरी मिलता है, और ग्रॉस सैलरी में से तीन डिडक्शंस हमें माइनस करने मिलते हैं। फर्स्ट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन 16(1)(a) का। बताओ स्टैंडर्ड डिडक्शन का अमाउंट कितना होता है? 50,000 रुपीज फिक्स्ड होता है, हर एक एम्प्लॉय को मिलता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस 16(2) में होता है। सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, ब्रीफली अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। कोई बताएगा एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है वो सिर्फ कौन से एम्प्लॉयज को मिलता है? सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है, सही है? ऐसा कुछ दिमाग में रख सकते हो, कभी कुछ कंफ्यूजन हो तो सिर्फ गवर्नमेंट ही एंटरटेन करती है अपने एम्प्लॉयज को, एंटरटेनमेंट अलाउंस सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है, राइट? और लास्ट क्या है? प्रोफेशनल टैक्स 16(3) का, ठीक है? सब चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। अभी एक एक करके हम लोग एक एक पॉइंट को उठाते हैं। सबसे फर्स्ट इधर जो अलाउंसेस वाला पार्ट है ये हम लोग पहले करते हैं, बराबर? बिफोर वी स्टार्ट विथ अलाउंसेस, आपको बहुत बेसिक चीज मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जब कभी भी अलाउंसेस का कोई भी एडजस्टमेंट आप करते हो तो आपको एक बहुत सिंपल सी चीज दिमाग में रखनी है, ठीक है? अलाउंसेस का बहुत बेसिक रूल क्या है? सबसे फर्स्ट जो भी अलाउंस आपको क्वेश्चन में दिया है उसको आप ऐड करोगे, ऐड फर्स्ट, पहले आपको ऐड करना है, ठीक है? फिर खुद को क्वेश्चन पूछना है कि ये अलाउंस में कुछ एग्जामिशन मिल रहा है क्या? अगर कुछ एग्जामिशन मिल रहा है तो लेस करना है। रूल क्या है? पहले ऐड करोगे जो भी अमाउंट दिया है। जनरल रूल ये होता है कि हम लोग पहले उसको टैक्सेबल करते हैं, फिर खुद को पूछो कुछ एग्जामिशन मिल रहा है क्या? अगर कुछ एग्जामिशन मिल रहा है तो हम लोग जो भी एग्जामिशन मिल रहा है वो माइनस करेंगे, ठीक है? बच्चों जितने भी एग्जामिशंस है जनरली सारे एग्जामिशंस सेक्शन 10 में कवर होते हैं। इनकम टैक्स के जितने भी एग्जामिशंस है सभी के सभी एग्जामिशंस मेजरली सेक्शन 10 में कवर हो रहे हैं, बराबर? अच्छा, तो भी अलाउंसेस को कैसे करना है? अलाउंसेस का एक सिंपल सा चार्ट है, वो चार्ट अगर आपके दिमाग में है तो आपको अलाउंसेस से डर नहीं लगेगा, बराबर? अलाउंसेस को कैसे करना है मैं आपको ब्रॉडली बताता हूँ। देखो यहाँ पे हम लोग थोड़ा ऊपर ऊपर से देखते हैं फिर डिटेल में जाएंगे, राइट? तो अगर आपको याद है तो आप लोग बता सकते हैं अलाउंसेस को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बताओ? टोटल 3 पार्ट्स अलाउंसेस, राइट? तो सबसे फर्स्ट पार्ट क्या है? या तो ये फुल्ली टैक्सेबल होगा। फुल्ली टैक्सेबल मतलब सिर्फ ऐड करना है, एग्जम्पशन कुछ भी नहीं मिल रहा है उसका, फुल्ली टैक्सेबल है, ठीक है? ओके, सेकंड क्या होगा? पार्टली टैक्सेबल। सेकंड इज पार्टली टैक्सेबल, राइट? एंड थर्ड कैटेगरी में आएगा फुल्ली एग्जम्प्ट, फुल्ली एग्जम्प्ट, ओके? अच्छा बच्चों, अभी मैं आपको यहाँ पे एकदम ब्रीफली बता रहा हूँ। पहले फुल्ली एग्जम्प्ट का मैं आपको क्लू देता हूँ। क्लू यहाँ पे ये है कि अगर सपोज से गवर्नमेंट का है कोई एम्प्लॉई, ठीक है, जो बाहर जाके काम कर रहा है, कीवर्ड्स बता रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, ठीक है, उनके मैक्सिमम अलाउंसेस एग्जम्प्ट है, ठीक है? या फिर से आप यूनाइटेड नेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हो, बराबर? तो ये तीन कीवर्ड्स आपको रखना है दिमाग में। अगर गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है जो बाहर जाके काम कर रहे हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस है, या फिर यूनाइटेड नेशंस के लिए आप काम कर रहे हो, इन दैट केस आपको जो परक्विजिट मिलता है वो होगा एग्जम्प्ट। दिमाग में रखना है कीवर्ड्स, कीवर्ड्स दिमाग में है तो क्वेश्चन कुछ भी पूछो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ये कीवर्ड्स के हिसाब से एग्जम्प्ट हो जाएगा अलाउंस, ठीक है? मतलब आपको ऐड करके पूरा ही लेस कर देना है, उसका टैक्सेबिलिटी हो जाएगा 0, राइट? अच्छा, फिर आते हैं फुल्ली टैक्सेबल की कैटेगरी में। फुल्ली टैक्सेबल बच्चों जनरल रूल ये है कि अगर ऐसा कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आ गया जो अलाउंस आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, उसको आप फुल्ली टैक्सेबल ही करो।
ठीक है, बहुत सेलेक्टेड अलाउंस को इन्होंने एग्जामिशन दिए। ओके, अभी फुल्ली टैक्सेबल का लंबा लिस्ट है, इसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ आता है, ठीक है बच्चों, अलाउंसेस अगर आपको ढंग से करना है तो ये वाला चार्ट जो अलाउंसेस का आपके दिमाग में होना चाहिए, राइट। मैंने अभी आपको बताया फुल्ली टैक्सेबल, पार्टली टैक्सेबल एंड फुल्ली एग्जाम। फुल्ली एग्जाम में क्या क्या कीवर्ड्स बताए? हाई कोर्ट, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जज हो गया, उसके बाद में वापस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज जो इंडिया के बाहर काम करे। कीवर्ड्स दिमाग में रखोगे, ज्यादा हेडेक पालने की जरूरत नहीं है, बराबर। उसके बाद फुल्ली टैक्सेबल, जनरली मैक्सिमम अलाउंस इस कैटेगरी में आता है। काफी लंबा लिस्ट है। फुल्ली टैक्सेबल मतलब सिर्फ ऐड करना है, लेस कुछ भी नहीं करना है, बराबर। अभी फुल्ली टैक्सेबल में क्या क्या आ रहा है एक बार इसको चेक कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। एंटरटेनमेंट अलाउंस, ठीक है। अच्छा, एंटरटेनमेंट अलाउंस के बारे में आपको दिमाग में एक चीज आनी चाहिए। अगर क्वेश्चन में एंटरटेनमेंट अलाउंस आए, क्या करोगे? पहले ऐड कर दोगे, फिर अपना ग्रॉस सैलरी निकालोगे। जैसे ही ग्रॉस सैलरी निकला, उसके नीचे अलग से इसका डिडक्शन मिलता है, जो अभी हमने देखा भी था। ये देखो यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पे? एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है ये 16(2) में इसका डिडक्शन मिलता है अलग से। बट डिडक्शन कौन से एम्प्लॉइज को मिलेगा? अभी बताया जस्ट, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलता है डिडक्शन, बराबर। ठीक है, चलो, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए बच्चों, इसको एकदम इजीली मत लेना। एंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया, उसके बाद डियरनेस अलाउंस, महंगाई की वजह से जो आपको अलाउंस मिलता है वो है डियरनेस अलाउंस। ओवर टाइम अलाउंस, अगर एम्प्लॉय ज्यादा टाइम काम कर रहा है तो। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और है जो आगे बताऊंगा, बट क्योंकि अभी आपने रिवीजन किया है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। बच्चों, अगर एग्जाम में लिखा है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, रूल इज दैट इट इज फुल्ली टैक्सेबल। अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल। अब इसमें कंफ्यूजन क्या हो सकता है? एग्जाम में कोई स्टूडेंट बैठा है, वहां पे लिखा है मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी इज नॉट एन अलाउंस, इट इज परक्विजिट। मेडिकल फैसिलिटी का क्या करना है? अलग चार्ट है, ठीक है। जब वो चार्ट पढ़ेंगे तब ये अलाउंस को भी हम लोग कंसिडर करेंगे। फिलहाल दिमाग में रखो कि मेडिकल अलाउंस जो होता है वो फुल्ली टैक्सेबल के कैटेगरी में। सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, किसी ने शहर चेंज कर दिया, महंगे शहर में जाके बस गया, ठीक है, एम्प्लॉयर की वजह से, तो वो मिलता है। इंटरिम अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, ठीक है। सर्वेंट अलाउंस मतलब अगेन सर्वेंट के लिए अलाउंस आपको मिल रहा है, स्पेसिफिकली एम्प्लॉयर ने खुद से दिया है, ये होगा फुल्ली टैक्सेबल। प्रोजेक्ट अलाउंस हो गया, टिफिन अलाउंस हो गया, कोई और कैश अलाउंस है। वार्डन अलाउंस, जनरली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, हॉस्टल में जो वार्डन होते हैं उनको अलग से अलाउंस मिलता है। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, सेम बिजनेस नहीं करना चाहिए इसलिए अलाउंस मिला है, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये जनरल रूल है कि ये फुल्ली टैक्सेबल होते हैं, राइट। इसको ना, लिस्ट को लर्न करने में टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। क्या लर्न करना है? ये वाला पार्ट, फुल्ली एग्जाम वाला दिमाग में रखो, और पार्टली टैक्सेबल वाला दिमाग में रखो। बाकी सारे जनरल रूल में बिठा दो कि फुल्ली टैक्सेबल होगा, खत्म। अलाउंस का फिर से रूल बता दो, पहले ऐड करेंगे, खुद को पूछोगे एग्जामिशन मिल रहा है क्या? अगर मिल रहा है तो लेस करना है, अगर एग्जामिशन नहीं है तो सिर्फ ऐड करके छोड़ दो, फुल्ली टैक्सेबल में आएगा वो, ठीक है। पार्टली टैक्सेबल की लिस्ट में आते हैं। इधर सबसे फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो अलाउंस है वो है हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। अच्छा, हाउस रेंट अलाउंस बच्चों, इसको मैं थोड़ा लिख के बता रहा हूँ आपको, ये अगर लर्न है तो बहुत ही अच्छी बात है बच्चों। हाउस रेंट अलाउंस, इसको हम लोग एचआरए बोलते हैं। क्या करोगे? पहले ऐड, हमेशा अलाउंस का रूल क्या है? पहले ऐड कर दो, ठीक है। तो इसका अगर मेरे को टैक्सेबल एचआरए निकालना है, क्या करूंगा? सबसे फर्स्ट मैं ऐड करूंगा कितना मेरे को हाउस रेंट अलाउंस मिला है, ठीक है। फिर उसके बाद लेस करूंगा एग्जम्पशन। किसी को सेक्शन याद है क्या? एग्जम्पशन जो होता है एचआरए का, कौन सा सेक्शन में मिलता है? 10, 13A, ठीक है। तीन चीजों का लिस्ट होता है। कौन से तीन चीजों का लिस्ट होगा? नंबर 1, एचआरए रिसीव्ड, एचआरए रिसीव्ड, बराबर। नंबर 2, रेंट पेड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% सैलरी। ये प्रैक्टिस से होता है, इसका कोई इलाज नहीं बच्चों। नंबर 3, थर्ड पॉइंट क्या है? 40% और 50% ऑफ सैलरी। अच्छा, ये 50% कब लेते हैं? मेट्रो सिटीज के केस में। 4 ही मेट्रो सिटीज आपको दिमाग में रखने हैं, और हर एक इंडिया के एरिया को कवर किया है। बोलो कौन से मेट्रो सिटीज है? दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है और कोलकाता है। तो ये अगर दिल्ली या मुंबई या चेन्नई या कोलकाता है तो हम लोग 50% लेंगे। अदरवाइज बाकी कोई दूसरा सिटी है तो, या विलेज है तो 40% लेंगे, राइट। अच्छा, सैलरी फॉर दिस पर्पस इज व्हाट? सैलरी में यहाँ क्या क्या लोगे? बेसिक लोगे प्लस डियरनेस अलाउंस ओनली इफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, प्लस कमीशन यहाँ लोगे ओनली इफ इट इज फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। सही है, तो ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है तो सैलरी निकलेगा, और सैलरी निकलने के बाद ये सारा काम तो बहुत इजी हो जाता है।
तीनों में से जो लीस्ट है वो आपका एग्जम्पशन होगा। पहले ऐड करना है, एग्जम्पशन लेस करना है, और उसके बाद आएगा आपका टैक्सेबल अमाउंट। उसके बाद क्या आएगा? टैक्सेबल अमाउंट आएगा। सही है। सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल, बराबर। ये एचआरए के बारे में इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज एचआरए पे स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं, राइट। अच्छा, एचआरए बच्चों पार्टली टैक्सेबल की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि पूरा टैक्स नहीं लगा रहे, कुछ एग्जम्पशन वहां पे अभी भी मिल रहा है, ठीक है। अब इस पे आते हैं स्पेशल अलाउंसेस। नाउ दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। स्पेशल अलाउंसेस कर लिया तो हमारा अलाउंस का पूरा हिसाब होता है खत्म, ठीक है। स्पेशल अलाउंस का अलग चार्ट बनाए, चार्ट 1B। चार्ट 1B पे आते हैं, ओके। सो स्पेशल अलाउंस में अभी क्या करना है बच्चों? एक तो इसमें अलाउंस को दो पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे फर्स्ट पार्ट यहाँ क्या लिखा है? सबसे फर्स्ट पार्ट यहाँ लिखा है अलाउंस अलाउड ऑन एक्सपेंडिचर बेसिस, ठीक है। पहले इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है बच्चों। अलाउंस अलाउड ऑन एक्सपेंडिचर बेसिस का मीनिंग क्या है? अगेन मैं आपको पहले रूल बता देता हूँ, इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। अलाउंस का रूल बताओ आप लोग क्या है? पहले ऐड करना है, जितना भी अलाउंस दिया पहले ऐड कर दो। फिर लेस क्या करोगे? लेस करो अगर कुछ एग्जम्पशन है तो, अगर कुछ एग्जाम्पशन है तो लेस करना है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो स्पेशल अलाउंसेस है, इसमें गिन के कुछ 5 से 6 ऐसे अलाउंस है जो आपको एक्सपेंडिचर बेसिस पे अलाउ होते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सपेंडिचर बेसिस पे अलाउ हो रहे हैं? आपके एम्प्लॉयर ने आपको जितना दिया उसमें से आपने खर्चा कितना किया, ठीक है। तो अगर मान के चलो सपोज आपके एम्प्लॉयर ने आपको दिया 10,000 रुपीज, पहले ऐड कर दो, ठीक है। आपको अलाउंस क्यों मिलता है? क्योंकि आपका कुछ खर्चा निकालना है आपको, ठीक है। अगर सपोज आपने खर्चा किया से 6,000 रुपए का, तो 6,000 एग्जम्पशन होगा। क्यों लिखा है यहाँ पे? ये वो अलाउंसेस है जो एक्सपेंडिचर बेसिस पे अलाउ है। आपका जितना खर्चा उतना आप करोगे उसको माइनस। सही बात है, ठीक है। ओके बच्चों, प्रेफरेबली ये जब भी आप वीडियो देखोगे बाद में भी रिवीजन के बाद ही देखना, करेक्ट। ऐसा मत करो कि पढ़ाई कर रहे हो और इसलिए वो देख रहे हो, ठीक है वो देख भी सकते हो, बट क्या होता है एक बार अगर आपने पढ़ लिया तो ये रिवीजन के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, राइट। 10,000 माइनस 6,000 करोगे तो 4,000 वुड बी द टैक्सेबल अमाउंट। अच्छा, ऐसे गिन के 6 अलाउंसेस है जो एक्सपेंडिचर बेसिस पे अलाउ हो रहे हैं, बराबर। कौन से 6 ऐसे अलाउंसेस है जो एक्सपेंडिचर बेसिस पे अलाउ हो रहे हैं? ठीक है, यहाँ लिखा है फर्स्ट इज ट्रैवल और टूर और ट्रांसफर अलाउंस। मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, यहाँ पे देख लो। इमेजिन करो बच्चों, कोई एम्प्लॉई है जो मुंबई में रहता है। एम्प्लॉय कहाँ रहता है? मुंबई में। उसका एम्प्लॉयर उसको हैदराबाद भेज रहा है, ठीक है। सपोज इमेजिन करो एम्प्लॉयर बोल रहा है तो हैदराबाद जा, वहां पे कुछ प्रोजेक्ट है, वहां पे तेरे को 2 महीने रुकना है। तो भी ये मुंबई से हैदराबाद अपना घर का सामान शिफ्ट कर रहा है, करेक्ट। सामान शिफ्ट करने को खर्चा लगता है, वो अलाउंस को बोलते हैं ट्रैवल और टूर और ट्रांसफर अलाउंस। अपना प्लेस चेंज हो गया, करेक्ट, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रैवल और टूर और ट्रांसफर अलाउंस। अब ये मुंबई से हैदराबाद चला गया, बच्चों ऐसा हो सकता है कि हैदराबाद में इसको रोज खाने पीने के खर्चे हो रहे हैं, जो इसके डेली खाने पीने के खर्चे होते हैं वो डेली अलाउंस में आता है। फिर से, ठीक है। अगर सपोज उसका रेगुलर प्लेस चेंज हो गया है, वो मुंबई में जॉब कर रहा था, उसको हैदराबाद शिफ्ट किया गया है 2-3 महीने के लिए, घर का पूरा सामान जो भी है वो खुद पूरा का पूरा शिफ्ट हो रहा है, तो शिफ्टिंग का खर्चा इस अलाउंस में कवर होता है। और हैदराबाद में उसके जो रेगुलर खर्चे होंगे खाने पीने के, वो सब डेली अलाउंस में कवर होते हैं। व्हाट इज कन्वीनियंस अलाउंस? कन्वीनियंस अलाउंस जो होता है ना, ये आपका घर से ऑफिस, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, ये वाला जो खर्चा होता है ना, ठीक है, कन्वीनियंस अलाउंस में आता है। उसके बाद हेल्पर अलाउंस। बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हमें हेल्पर की जरूरत होती है, असिस्टेंट की जरूरत होती है, क्योंकि प्रोजेक्ट अकेले से नहीं होता है, तो हेल्पर अलाउंस वहां पे दिया जाता है। यूनिफॉर्म वॉशिंग और आउटफिट अलाउंस, ये वहां पे होता है जहां पे आपको यूनिफॉर्म पहनना जरूरी है। बहुत सारी जगह पे यूनिफॉर्म कंपलसरी होता है, होटल में हो गया, ठीक है, या फिर आर्मी नेवी हो गया, पुलिस में हो गया, राइट। और लास्ट का लिखा है यहाँ पे एकेडमिक और रिसर्च और ट्रेनिंग अलाउंस। बहुत जगह पे एम्प्लॉय को ट्रेनिंग लेना पड़ता है, कोई नया कोर्स सीखना पड़ता है ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके। तो ये सारे 6 अलाउंसेस एक्सपेंडिचर बेसिस पे अलाउ है, ठीक है। एक्सपेंडिचर बेसिस मतलब वापस क्या, पहले ऐड करना है, लेस करो, क्वेश्चन में दिया जाएगा आपको उसने कितना खर्चा किया उतना माइनस करना है, खत्म। सेक्शन इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है, लर्न कर लो। 10-14-1 रेड विथ रूल 2BB1, ठीक है। सबके लिए कॉमन चिपकाना है सेक्शन, कुछ अलग लर्न नहीं करना है। फिर से 10-14-1 रेड विथ रूल 2BB1, सही है। अच्छा, अब ये जो दूसरा कैटेगरी, इसका सेक्शन क्या होगा? 1 के जगह 2 लिखना है, ये देखो यहाँ लिखा है 10-14-2 रेड विथ रूल 2BB2, ठीक है। ये कौन से अलाउंसेस है? ये वो अलाउंसेस है जिसका अमाउंट फिक्स्ड है। फिक्स्ड है मतलब क्या? अगेन अलाउंस का रूल वापस बता दो। हम लोग पहले क्या करते हैं? पहले ऐड करते हैं,
ठीक है, पहले ऐड करने के बाद हम लोग एग्जम्पशन माइनस करते हैं जितना लॉ अलाउ कर रहा है। अब यहाँ पे एग्जम्पशन जो है ना बच्चों, इस कैटेगरी में एग्जम्पशन का अमाउंट फिक्स कर दिया गया है। पढ़ के देखते हैं। सबसे फर्स्ट लिखा है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना है, 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, फिर हम लोग बाकी के पॉइंट डायरेक्टली लर्न करेंगे। सपोज इमेजिन करो बच्चों, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है इसे 5,000 रुपए साल का, ठीक है। तो क्या करोगे, पहले ऐड कर दोगे। बोला एग्जाम्शन कितना लोगे, 2 बच्चे, 2 बच्चे, अगर उसके 2 बच्चे हैं तो कितना मिलेगा एग्जाम्शन, यहाँ लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। तो क्या करोगे, 100 रुपीज पर मंथ बोल रहा है इंटू 12 पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन इंटू 2, तो कितना हो जाएगा एग्जाम्शन, हाँ 2400। तो ये माइनस करोगे तो आपका जो भी आंसर आएगा दैट इज द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ अलाउंस। इजी है बहुत, राइट। पहले ऐड करना है, लेस करो अमाउंट, या एग्जाम्शन आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, बच्चों के एजुकेशन के लिए 100 रुपीज दिया है और हॉस्टल के लिए ट्रिपल कर दिया। हॉस्टल के लिए कितना है, 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, करेक्ट। अच्छा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू ब्लाइंड और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड और डम और डेफ। अब यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, ध्यान से सुनना है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस सर ये तो ऊपर भी लिखा है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या क्या लिखा है यहाँ पे, फुल्ली टैक्सेबल। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या करोगे, फुल्ली टैक्सेबल करोगे, एग्जाम्पशन दोगे। जनरल रूल, ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल, सीधा ऐड करना है, लेस कुछ नहीं करना है। बट उसका एग्जाम्पशन सिर्फ सेलेक्टेड लोगों को मिलता है। कौन से सेलेक्टेड लोगों को, इधर लिखा है, किनको किनको मिलेगा बच्चों, देख लो यहाँ पे, ब्लाइंड या ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप जिसके हाथ पर नहीं है, या डम डेफ। अगर क्वेश्चन में ये दिया है कि कोई पर्सन ब्लाइंड है या हैंडीकैप्ड है या डम डेफ है, तो आपको ये एग्जाम्पशन देना है। कितना अमाउंट, 3200 पर मंथ। अच्छा, कुछ नहीं दिया तो, कुछ भी नहीं दिया, ये लिखा ही नहीं है तो फुल्ली टैक्सेबल, कुछ नहीं दिया है तो फुल्ली टैक्सेबल। और अगर ये स्पेसिफिक कुछ केस लिखा है तो आपको 3200 हर महीने के हिसाब से कैलकुलेट करके एग्जाम्पशन देना है। वेरी वेरी सिंपल, राइट, ठीक है। अच्छा, और क्या लिखा है, अलाउंस टू एम्प्लॉय वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू मीट हिज पर्सनल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग हिज ड्यूटी टू अनदर प्लेस। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बहुत लोग काम करते हैं, से इमेजिन करो कोई बस का एम्प्लॉई है, तो वहां पे 70% ऑफ सच अलाउंस और मैक्सिमम लिमिट दिया है 10,000 रुपए हर महीने के हिसाब से, ठीक है। और लास्ट लिखा है बच्चों, स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस, कोई ट्राइबल एरिया में रहता है, कहीं कहीं शिफ्टिंग हो गई उसकी, ठीक है, या फिर ऐसे एरिया में चला गया जहां पे कोई नहीं है, राइट, रिमोट एरियाज में चला गया, तो वहां पे इनको एग्जाम्पशन दिया गया है 200 रुपए पर मंथ का। इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा है, जिसमें मैक्सिमम बार हम लोग देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ये वाला लर्न करो इसको, ठीक है, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। और बाकी सब जो है बच्चों, वो अगेन इंस्टीट्यूट की मर्जी है कैसा पूछना है, बट बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चंस में ये दो चीजें तो 100% बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है। कौन सा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, और हॉस्टल वाला इंटू 3 करना है, दैट्स इट, ठीक है। फिर से ब्रॉडली क्या अलाउंस का चार्ट, अलाउंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन से 3 पार्ट, फर्स्ट इज फुल्ली टैक्सेबल, सेकंड इज पार्टली टैक्सेबल, थर्ड इज फुल्ली एग्जाम। फुल्ली एग्जाम की कीवर्ड बोलो, एक तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज जो बाहर काम कर रहे हैं, दूसरा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं। ये कीवर्ड्स हैं, ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है। फुल्ली एग्जाम, अच्छा फुल्ली टैक्सेबल, लिस्ट लंबा है, उसको लर्न भी मत करो, ठीक है। मेन फोकस किस पे करना है, पार्टली वाले पे। पार्टली में एक मैंने किया है हाउस रेंट अलाउंस, और दूसरा ये वाला चार्ट है, या तो एक्सपेंडिचर बेसिस पे एग्जाम्पशन मिल रहा है, नहीं तो अमाउंट फिक्स, सही है, ठीक है, इजी, राइट। चलो, तो ये सारे पॉइंट्स बच्चों मैंने अभी आपको बताया। अभी अपना अलाउंस वाला पार्ट हुआ है समाप्त, ठीक है, अलाउंस वाला पॉइंट हुआ है खत्म। अभी अलाउंसेस में ठीक है उतना दम नहीं है, बट अलाउंसेस से ज्यादा एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है जिसको हम लोग बोलते हैं परक्विजिट, ठीक है। सो पहले मैं काम करता हूँ, ब्रीफली बता रहा हूँ एकदम शॉर्ट में, अलाउंस में और परक्विजिट में क्या डिफरेंस, ठीक है। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अलाउंस एंड परक्विजिट। अलाउंस क्या होता है, अलाउंस नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉई को कैश दे रहा है। एम्प्लॉयर क्या बोलता है एम्प्लॉई को, कैश रख ले, कैश रख ले, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज एम्प्लॉई बोल रहा है सर मेरे को है ना रेंट पे करना है घर का, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को क्या बोलेगा, ये ले हाउस रेंट अलाउंस रख ले, घर का रेंट तो इससे पे कर देना, ठीक है। परक्विजिट क्या होता है, परक्विजिट में नॉर्मली एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉई को कैश नहीं देता है,
क्या देता है फिर? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कैश नहीं देता है, बट ये कोई बेनिफिट देता है या कोई फैसिलिटी अवेलेबल करके देता है। ठीक है, जैसे कि अगर सपोज एम्प्लॉय बोल रहा है सर मेरे पास है ना जो मेरा खुद का घर नहीं है और मैं जो किराया भर रहा हूँ बहुत ज्यादा है, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या बोलेगा, मेरे पास एक घर है तो वो घर में शिफ्ट हो जा। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कैश नहीं दे रहा है बल्कि बेनिफिट या फैसिलिटी अवेलेबल करके दे रहा है। सही बात है, ठीक है। तो बच्चों परक्विजिट और अलाउंस में डिफरेंस इस हिसाब से होता है। परक्विजिट को भी टैक्सेबल करना है, अलाउंस को तो कैसे करते हैं हम लोगों ने देखा है ऑलरेडी, राइट। अब ये परक्विजिट जो है बच्चों, इसमें काफी सारे पॉइंट्स हैं, हम लोग एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको परक्विजिट बताऊंगा घर का। ठीक है, पहले हम लोग खुद से कर लेते हैं, फिर हम लोग एक बार वापस अपना जो चार्ट है नोट्स का उसको एक बार कंफर्म करते हैं। मैं आपको सबसे पहले सिखा रहा हूं परक्विजिट इन केस ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन। अगर आपको ये याद नहीं है तो आपने नोट्स निकाल कर रखो। अकोमोडेशन, बराबर। पहले समझ लो क्या लिखा है यहाँ पे। रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन का मतलब क्या है? एक तो किराया नहीं लिया जा रहा है, ठीक है, प्लस फर्निश्ड अकोमोडेशन है। फर्निश्ड अकोमोडेशन मतलब सिर्फ घर मिल रहा है या घर के साथ फर्नीचर भी मिल रहा है? घर के साथ फर्नीचर भी मिल रहा है। तो अगर फर्नीचर और घर दोनों है तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, पहले घर का निकालेंगे, पहले हम लोग घर का निकालेंगे, अकोमोडेशन का निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग फर्नीचर का वैल्यूएशन कैसे होता है वो देखेंगे, बराबर। सिंपल रखते हैं इसको। फर्निश्ड अकोमोडेशन मतलब दो चीजें आ गए, फर्स्ट इज अकोमोडेशन, सेकंड इज फर्नीचर। अच्छा, अभी अकोमोडेशन का कैसे निकालोगे? इट्स वेरी सिंपल बच्चों। जब भी आप यहाँ पे अकोमोडेशन का परक्विजिट निकालोगे, आपको पहला सवाल खुद को क्या पूछना है बताओ। अगर आपको चार्ट लेने तो आपको आएगा, बताओ। और बच्चों जिस मोमेंट पे आप खुद से चार्ट ड्रॉ कर सकते हो ना मतलब आपको आ रहा है। अगर आपकी गाड़ी चार्ट ड्रॉ करने में अटक रही है मतलब आपको रिवीजन की जरूरत है, सही है। तो अभी क्या करना है, अभी यहाँ पे बोलो अकोमोडेशन के लिए क्या करोगे? फर्स्ट क्वेश्चन खुद को क्या पूछोगे? आपका एम्प्लॉयर कौन है? ठीक है, आपका एम्प्लॉयर कौन है, बराबर। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट आपका एम्प्लॉयर हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई और होगा। अगर एम्प्लॉयर आपका गवर्नमेंट है तो क्या होगा, यहाँ पे लाइसेंस फीस जो हम लोग पे करते हैं वो होगा आपका परक्विजिट का अमाउंट, ठीक है। बट अगर आपका एम्प्लॉयर कोई और है तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, हम लोग ये क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्या पूछेंगे, अगर कोई और एम्प्लॉयर है आपका, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, तो क्या करोगे? हाँ, ये अकोमोडेशन का ओनर एम्प्लॉयर है क्या? अगर ओनर एम्प्लॉयर है, ठीक है, या फिर ओनर एम्प्लॉयर नहीं है, नॉट ओनर, तो आपको अलग अलग हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर ओनर एम्प्लॉयर है तो क्या करते हो बताओ? अब है ना बच्चों, ये डिपेंड करेगा कि वो जगह का पॉपुलेशन कितना है, ठीक है। वो जगह का पॉपुलेशन कौन से सेंसस के हिसाब से देखते हैं? 2001 सेंसस के हिसाब से हम लोग वो जगह का पॉपुलेशन चेक करते हैं। बोलो सबसे फर्स्ट कौन सा कैटेगरी आएगा? जगह का पॉपुलेशन अगर 25 लाख के ऊपर है, ठीक है, तो क्या होगा बोलो परक्विजिट का वैल्यू? 15% ऑफ सैलरी, वेरी गुड। अच्छा, अगर जगह का पॉपुलेशन 10 to 25 लाख है तो कितना होगा? 10% ऑफ सैलरी। और अगर सपोज उससे लेस है तो 7.5% ऑफ सैलरी। इजी है, बराबर। अच्छा, अगर एम्प्लॉयर ओनर नहीं है तो क्या? रेंट पेड और 15% of salary whichever is less. So this is how you calculate it. ये चार्ट दिमाग में है तो आपका क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग नहीं होगा। इधर पर है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, इधर सैलरी का मीनिंग चेंज कर दिया उन्होंने, ठीक है। सैलरी का मतलब इधर क्या होता है, सैलरी इज इक्वल टू यहाँ पे बेसिक आएगा प्लस डियरनेस अलाउंस ओनली इफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, क्वेश्चन में दिया जाता है, ठीक है, प्लस ऑल टैक्सेबल कंपोनेंट, सारे के सारे टैक्सेबल कंपोनेंट्स को ऐड करना है एक्सेप्ट परक्विजिट। परक्विजिट को छोड़ दो, इधर आपको परक्विजिट ऐड नहीं करना है, बराबर। अच्छा बच्चों इधर है ना एक चीज और, इधर आपका एडवांस सैलरी, अरियर्स ऑफ सैलरी, ये सब कुछ ऐड करते हो या इग्नोर करते हो? इग्नोर करना है,
ठीक है, परक्विजिट ऐड नहीं कर, परक्विजिट क्यों ऐड नहीं करना है, क्योंकि हम लोग परक्विजिट निकाल रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग परक्विजिट निकाल रहे हैं, दैट इज द रीजन हम लोग यहाँ पे परक्विजिट को छोड़ रहे हैं, बराबर। सो दिस इज हाउ यू शुड कैलकुलेट सैलरी बच्चों, इजी है, राइट, ठीक है। तो ये हो गया अपना अकोमोडेशन का। अब फर्नीचर का एक बार मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, ठीक है। फर्नीचर का हिसाब बहुत ही सिंपल है। फर्नीचर के केस में आपको खुद को एक सवाल पूछना है, फर्नीचर एम्प्लॉयर का खुद का है, एम्प्लॉयर ओनर है क्या, ठीक है। अगर एम्प्लॉयर ओनर है तो अलग होगा, अगर एम्प्लॉयर ओनर नहीं है तो अलग होगा। बोलो, अगर एम्प्लॉयर खुद मालिक है तो 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, वेरी गुड। फर्नीचर का जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसका 10% लेना है। अगर एम्प्लॉयर ओनर नहीं है, मतलब उसने किराया पे लिया है, तो एम्प्लॉयर जितना किराया भर रहा है उतना आपको परक्विजिट का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अगर एम्प्लॉयर ओनर नहीं है तो जो रेंट पे कर रहा है, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, दिस वुड बी द अमाउंट ऑफ परक्विजिट, सही है, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसमें एक बहुत बेसिक रूल बता रहा हूं, जब भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को परक्विजिट दे रहा है मतलब वो एम्प्लॉय का फायदा, वो उसका इनकम हो गया। बहुत सारे क्वेश्चन में लिखा जाता है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से कुछ अमाउंट वसूल भी किया है, बताओ इसका क्या करोगे। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को फायदा दे रहा है तो एम्प्लॉय का इनकम ऐड करो, कुछ वसूल किया है तो लेस करना है। जब भी लिखा है कुछ भी कि कुछ रेंट का अमाउंट, फर्नीचर का रेंट किराया कुछ वसूल किया है, तो हम लोग लेस करेंगे। ये जनरल रूल है, अक्रॉस ऑल परक्विजिट से एप्लीकेबल होगा, राइट, इजी है, ठीक है। पहला पॉइंट मैंने आपको कौन सा सिखाया, मैंने आपको सिखाया कि फर्निश्ड अकोमोडेशन का कैसे करते हैं, फर्निश्ड अकोमोडेशन में घर का कैसे करोगे और फर्नीचर का कैसे करोगे। एक बार वापस क्विकली ब्रीफली इसको चेक करते हैं, अभी बगैर देखे बताओ, ठीक है। अकोमोडेशन का क्या करोगे, पहला सवाल खुद को क्या पूछोगे, एम्प्लॉयर कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है तो लाइसेंस फीस जो पे किया है, और कोई और एम्प्लॉयर है तो अब क्वेश्चन पूछो एम्प्लॉयर खुद ओनर है या उसने कहीं और रेंट पे किया है, बराबर। अगर एम्प्लॉयर खुद ओनर है तो जगह का पॉपुलेशन चेक करो 2001 सेंसस के हिसाब से, अगर पॉपुलेशन 25 लाख से ऊपर है तो 15% ऑफ सैलरी, अगर पॉपुलेशन 10 से 25 लाख के बीच में है तो 10% ऑफ सैलरी, अगर उससे नीचे है तो 7.5% ऑफ सैलरी, ठीक है। और अगर सपोज वो ओनर नहीं है तो 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड विच इज लेस, सही है। सैलरी फॉर दिस पर्पस इज बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी प्लस ऑल द टैक्सेबल कंपोनेंट एक्सेप्ट परक्विजिट, इधर एडवांस और अरियर को ऐड नहीं करना है, इजी है। कुछ रिकवर किया है तो लेस कर दो। फर्नीचर का कैसे निकालोगे, एम्प्लॉयर ओनर है तो 10%, अगर एम्प्लॉयर ओनर नहीं है तो जितना किराया भरा है उतना, रिकवर कुछ किया है तो माइनस करना है, राइट। सो दिस इज वेरी इजी, सबसे ज्यादा कॉमनली आस्क्ड परक्विजिट यही है बच्चों, ठीक है। अच्छा ये हो गया, मेरे को नहीं लगता है मैंने कोई भी पॉइंट छोड़ा है यहाँ पे, बट इसके अलावा अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट वाला बताता हूँ, मूवेबल एसेट का। मूवेबल एसेट का मैं यहाँ पे चार्ट बना रहा हूँ, इसको वापस हम लोग देख लेंगे, बराबर। मूवेबल एसेट याद नहीं आ रहा है, सामने चार्ट रखो, मैंने सब कुछ बना के दिया आपको, ठीक है। बच्चों मूवेबल एसेट जो होता है ना, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। या तो मूवेबल एसेट को यूज करने के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बोल रहा है कि ये ले ले तू वॉशिंग मशीन यूज कर ले, ये मेरा एसी यूज कर ले, यूज करने के लिए दे रहा है, बेचा नहीं है, यूज करने के लिए दे रहा है, तो इसका अलग परक्विजिट निकलता है, ठीक है। बट अगर मूवेबल एसेट को सेल किया है, अगर उसको बेच दिया है तो अलग परक्विजिट निकलता है। तो जब भी मूवेबल एसेट का कोई क्वेश्चन आता है, आपको खुद को पूछना है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सिर्फ यूज करने के लिए दिया है एसेट को या सेल कर दिया है। अगर वो सिर्फ यूज करने के लिए दे रहा है तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे बच्चों खुद को क्वेश्चन पूछेंगे कि वो एसेट क्या कंप्यूटर या लैपटॉप है। कंप्यूटर या लैपटॉप को अलग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर या लैपटॉप नॉर्मली कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्यों देता है, बताओ एक गैस करो। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बोल रहा है ये कंप्यूटर रख ले, क्यों, पर्सनल के लिए नहीं, नेटफ्लिक्स पे बैठ के पिक्चर देखना नहीं है, कौन सी चीज के लिए दे रहा है वो, ऑफिस के काम के लिए दे रहा है। तो जनरल परसेप्शन ये होता है, लॉ मान के चलता है भाई कंप्यूटर या लैपटॉप दिया है मतलब ऑफिस के काम के लिए होगा, और जब भी ऑफिस के काम के लिए होता है तो एम्प्लॉय का फायदा उसमें कुछ खास नहीं है, बराबर। तो यहाँ पे ये हो गया एग्जाम, दिस इज एग्जाम, ठीक है। अगर कोई दूसरा एसेट दिया है, अदर एसेट दिया है, तो इसको सेम लॉजिक चिपकाओ जो फर्नीचर को चिपकाया था। फर्नीचर का क्या लॉजिक था, अगर एम्प्लॉयर खुद ओनर है तो क्या करोगे, 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, फर्नीचर का जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसका 10% ले लो, ठीक है। एसेट का जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसका 10% ले लो। अगर वो ओनर नहीं है, नॉट ओनर, तो जितना किराया एम्प्लॉयर भर रहा है, ठीक है, उतना होगा परक्विजिट का वैल्यू। वेरी वेरी इजी, सिंपल है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं इसमें, ठीक है। अच्छा अगर सपोज एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बेच दिया तो
इस केस में हमें थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग कैसे कैलकुलेशन करते हैं बच्चों, यहाँ पे बच्चों हम लोगों को देखना पड़ता है कि वो ओरिजिनल कॉस्ट क्या था, उसका ओरिजिनल कॉस्ट क्या था, ठीक है। और उसके बाद में डेप्रिसिएशन माइनस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेर एंड टेयर, ठीक है। एम्प्लॉयर ने कितने में खरीदा माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये होने के बाद जो बैलेंस आएगा बच्चों, ये होगा एसेट का रियल वैल्यू। सपोज इमेजिन करो ओरिजिनल कॉस्ट था 10 लाख, वेर एंड टेयर था 2 लाख का सपोज, ठीक है। तो बैलेंस कितना है 8 लाख, मतलब एम्प्लॉयर ने जो एसेट खरीदा उसकी उसकी आज कीमत 8 लाख है, ठीक है। सपोज एम्प्लॉयर ने ये एसेट सेल किया है से 4 लाख में, मतलब एम्प्लॉय का कितने का फायदा, 4 लाख का। तो ये होगा पर रिक्विजिट का वैल्यू। सिंपल है, ओरिजिनल कॉस्ट लेस वेर एंड टेयर, उसमें से लेस करोगे सेल कंसिडरेशन, तो जितना भी अमाउंट आएगा उतना बेनिफिट मिला है एम्प्लॉय को, सिंपल सा हिसाब है। अब ये बोलो मेरे को, वेर एंड टेयर निकालने के लिए हमें यहाँ पे कुछ चीजों को दिमाग में रखना है, ये आपको याद है क्या? वेर एंड टेयर मतलब डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे, ये डिपेंड करता है एसेट कौन सा है। अब ये एसेट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद आएगा अगर आपने रिवीजन किया है तो, ठीक है। तो बच्चों वेर एंड टेयर कैसे निकालना है, वेरी सिंपल। वेर एंड टेयर जब भी हम लोग निकालेंगे तो हम लोग एसेट को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज योर कंप्यूटर, फर्स्ट क्या है, कंप्यूटर या कोई भी दूसरा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, बराबर। अगर कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है तो इस पे ना वेर एंड टेयर कितना परसेंट होता है, कंप्यूटर जल्दी खराब होता है, बराबर, ठीक है। तो इस पे 50% डेप्रिसिएशन है। बट हम लोग डेप्रिसिएशन कौन से मेथड से निकालेंगे, आपका WDV मेथड या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जो हम लोग बोलते हैं, बराबर। सेकंड में क्या आएगा, सेकंड में आएगा कार के लिए इन्होंने बोला है 20% डेप्रिसिएशन का रेट, मेथड कौन सा है, WDV। और लास्ट है एनी अदर एसेट, कोई भी दूसरा एसेट, दूसरे एसेट पे आपका डेप्रिसिएशन का रेट कितना होता है 10%। मेथड क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड। याद है क्या, क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो सब कुछ याद आएगा, बराबर। वेर एंड टेयर हम लोग इस तरीके से निकालते हैं, 50% कंप्यूटर पे WDV मेथड, कार पे 20% WDV मेथड, एनी अदर एसेट पे 10% SLA मेथड। इधर बच्चों जब भी आप लोग वेर एंड टेयर निकालोगे तो पहले देख लो कि एसेट को कितने साल हो गए, एम्प्लॉयर ने कब खरीदा और एम्प्लॉयर ने कब बेचा। तो बच्चों जो डिफरेंस है इसको हम लोग राउंड ऑफ करते हैं, हम लोग पार्ट ऑफ द ईयर को इग्नोर करते हैं, 6 साल 4 महीने, कुछ 6 साल ही लेना है, सही है। उसके हिसाब से हम लोग सारे कैलकुलेशंस करते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इजी। और ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं कहाँ पे, इसका एक बार चार्ट हम लोग चेक करते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। रुक जाओ, इसका चार्ट किधर गया, ये हमने ऑलरेडी किया था, राइट, ये भी हो गया था, ये वाला है चार्ट, सही है क्या, चेक कर लो। ओके, मूवेबल एसेट है लैपटॉप कंप्यूटर एग्जाम, दूसरा एसेट है सेम फर्नीचर जैसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सेल ऑफ मूवेबल एसेट है तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे अगेन कंप्यूटर को 50% लगा रहे हैं, कार को 20% और एनी अदर एसेट को 10%, सही है। अच्छा, कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में क्या क्या आता है, प्रिंटर, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब इसी में आएगा। क्वेश्चन में दे दिया तो आपको दिमाग रखना, ये सब इसी में आएगा, ठीक है। ओके, तो ये आपको रखना है दिमाग में, बाकी सब चीजें तो इजी है। अच्छा, इधर पे अगर कुछ दिया है अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय तो लेस करना है, सिंपल, ठीक है, इजी बहुत, बराबर। अच्छा, पर रिक्विजिट में बच्चों ये मैंने आपको बताया, सबसे मेन एडजस्टमेंट्स पर रिक्विजिट के या तो इस चार्ट से आएगा या तो फिर वो अपना अकोमोडेशन वाला जो है उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बनते हैं बच्चों। तो ये दोनों भी चीजें आपको रखना है दिमाग में, बराबर। अच्छा, एक दो पॉइंट्स और है छोटे छोटे, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक होटल का है, होटल का क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सपोज इमेजिन करो सिचुएशन क्या है, एम्प्लॉयर ने क्या किया, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को होटल में कहीं रुकाया है, ठीक है। और होटल के स्टे का खर्चा एम्प्लॉयर भर रहा है, एम्प्लॉई होटल में ऐश कर रहा है, एम्प्लॉयर उसका पैसा भर रहा है, तो क्या होगा, परक्विजिट टैक्सेबल होगा। इधर क्या करना है, सिंपली इतना दिमाग में रखो, 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल होटल चार्जेस whichever इज लेस, खत्म, whichever इज लेस, इतना ही दिमाग रखना है। अच्छा, सैलरी इसके लिए कैसे निकालोगे, यहाँ लिखा है सेम एज रेंट फ्री अकोमोडेशन। बताओ अभी हमने क्या 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 ऐड करते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए सैलरी में, बेसिक DA इफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी प्लस ऑल टैक्सेबल कंपोनेंट्स एक्सेप्ट पर वेजेस, सेम वही कहानी है। इधर कितना लोगे, 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल होटल चार्जेस व्हिच इज लेस, एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन है, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये वाला बता देता हूं पहले क्या है, फिर हम लोग यहां से चार्ट से इसको टेबल से डिस्कस करते हैं। इंटरेस्ट फ्री लोन और लोन एट कंसेशनल रेट। अच्छा, ये अभी एग्जैक्टली क्या होता है, इंटरेस्ट फ्री लोन क्या होता है बच्चों, इमेजिन करो एम्प्लॉयर है,
और उसका एम्प्लॉई है। ठीक है बच्चों, इमेजिन करो एम्प्लॉई को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन मिल रहा है 12% पर एनम के हिसाब से। एसबीआई लोन दे रही है 12% के हिसाब से। एम्प्लॉयर बोल रहा है एम्प्लॉई को तो बैंक से मत ले लोन, मैं तेरे को सस्ते रेट पे लोन देता हूं। ठीक है, एम्प्लॉयर ने क्या किया, एम्प्लॉई को सिर्फ 4% पर एनम के हिसाब से लोन दे दिया। बताओ इसमें एम्प्लॉई का फायदा है क्या? डेफिनेटली है। कितने का फायदा? 12 - 4 कितना हो गया? 8% पर एनम का फायदा। तो ये 8% के हिसाब से जितना इंटरेस्ट निकलता है उतना एम्प्लॉई का रिक्विजिट माना जाएगा, टैक्सेबल होगा। सिंपल किया है इसको मैंने। ठीक है, इसमें एक चीज खास क्या दिमाग में रखना है, कभी कभी क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट कर दिया जाता है, उसको भी सिंपल बनाता हूं। एक ही चीज दिमाग में रखो बच्चों, ऐसा हो सकता है क्या कि क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि लोन एम्प्लॉय रीपे करते जा रहे हैं हर महीने, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे पता है, ये जो बेनिफिट है 8% पर एनम का, ये हम लोग हर महीने के एंड का आउटस्टैंडिंग अमाउंट का इंटरेस्ट का बेनिफिट निकालेंगे, राइट? हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है लोन का एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग ये बेनिफिट कैलकुलेट करेंगे और फिर ऐड करेंगे तो अपना आंसर आएगा। वेरी वेरी सिंपल, यहां लिखा है। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। अच्छा, आपको ये पता है कि वैसे कि कितने अमाउंट का लोन अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है तो एग्जम्प्ट है, चिल्लर है इसलिए 20,000, राइट? एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 20,000 तक का लोन दिया ना, उसमें कुछ भी नहीं लगेगा क्योंकि बहुत छोटा सा अमाउंट है। ठीक है, बट अगर उससे ऊपर का लोन दिया है तो ही हम लोग ये सारा कैलकुलेशन करने वाले हैं, बराबर? अच्छा बच्चों, इसको यहां से हम लोग एक बार चेक करते हैं। देखो यहाँ वही लिखा है, सेम चीज है। हमें क्या करना है, हमें आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस निकालना है। ठीक है, और हमें बेनिफिट देखना है कितना है, एसबीआई ने कितना चार्ज किया है और एम्प्लॉयर कितना चार्ज कर रहा है, बराबर? ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन करके बेनिफिट निकालेंगे। ये वाला पॉइंट मैंने आपको भी बताया कि लोन का अमाउंट 20,000 के ऊपर जाता है तो ही टैक्सेबल होता है, अदरवाइज इट इज एग्जेम्प्ट, बराबर? अच्छा, एक चीज और है बच्चों, लोन अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, कुछ स्पेसिफाइड डिसीजेस है उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लोन दिया है, क्वेश्चन में दिया है सपोज आपको, तो एग्जेम्प्ट है क्योंकि बहुत जेन्युइन पर्पस के लिए लोन दिया गया है, बराबर? उसके अलावा कोई दूसरे पर्पस के लिए लोन दिया है तो इट वुड बी टैक्सेबल। ऐसा जैसे कैलकुलेशन किया है वैसे ही आपको करना है, राइट? हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी किए, आप लोग देखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सही है, सो ये था इंटरेस्ट फ्री लोन और लोन एट कंसेशनल रेट की कहानी, बहुत बहुत इजी है। रुक जाओ, ऊपर आते हैं। ऊपर मैं आपको थोड़ा बहुत और भी बताता हूँ कुछ चीजों के बारे में, राइट? बच्चों, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है जिसके बारे में बताना जरूरी है, राइट? अभी आप लोग थोड़ा मेरे को हेल्प करो यहाँ पे, तो ये जल्दी हम लोग करते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है परक्विजिट का, जिसको हम लोग बोलते हैं एलटीसी। एलटीसी का फुल फॉर्म लीव ट्रैवल कंसेशन। कहानी सुन लो, बहुत इजी है। ठीक है, हर पॉइंट रिवाइज करने वाले, कोई भी पॉइंट छोड़ेंगे नहीं हम लोग। एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉई है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, सही है बच्चों? ये एम्प्लॉई क्या बोल रहे हैं पता है? एम्प्लॉई बोल रहे हैं सर मेरे को कुछ दिन के लिए छुट्टी पे जाना है, हॉलीडे पे जाना है। ठीक है, और हॉलीडे पे जा रहा है, ये सपोज मुंबई से जा रहा है, से इमेजिन करो कश्मीर घूमने। ठीक है, तो मुंबई से कश्मीर का जो टिकट का खर्चा है वो एम्प्लॉय पे कर रहा है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है एम्प्लॉय को, सपोज। सही है, अब इसको हम लोग बोलते हैं लीव ट्रैवल कंसेशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड, लीव पे जा रहा है, कौन जा रहा है लीव पे? एम्प्लॉय। और एम्प्लॉय लीव पे जा रहा है तो उसका टिकट का पैसा कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉयर पे कर रहा है। सही है, तो जो यहाँ पे लीव ट्रैवल कंसेशन क्या करोगे? वेरी सिंपल, अलाउंस के जैसा हिसाब है। बताओ अलाउंस में हम लोग पहले क्या करते हैं और बाद में क्या करते हैं? पहले ऐड करते हैं, बाद में जो एग्जामिशन होते हैं वो माइनस करते हैं। इधर भी ऐसा ही करना है, वेरी वेरी सिंपल। अगर आपको एग्जाम में लीव ट्रैवल कंसेशन दे दिया, पहले करो ऐड, ठीक है, जो भी दिया है, फिर करो लेस एग्जामिशन। इसका सेक्शन अगर किसी को पता है तो बहुत अच्छी बात है। लीव ट्रैवल कंसेशन का सेक्शन है बच्चों एग्जामिशन का 10(5). ठीक है, 10(5) में एग्जामिशन मिलता है। अच्छा, एग्जामिशन क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, बताता हूँ। ठीक है, अच्छा सेक्शन लर्न नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, एग्जाम को टाइम है, लर्न हो जाएगा, राइट? सो 10(5) में एग्जामिशन मिलता है। अच्छा, व्हाट इज मोर इंटरेस्टिंग बच्चों, ये जो एग्जामिशन मिलता है ना, ये बेसिकली जितना खर्चा किया उतना मिल जाता है, बट मैं आपको थोड़ी डिटेल में बताऊंगा इसका कितना एग्जामिशन मिलेगा, वो हम लोग करेंगे। बट इसके पहले कि मैं ये बताऊं, आपको ये जानना बहुत जरूरी है, ये सेक्शन में एग्जामिशन मिलता है आपको 4 साल के विंडो में 2 बार। 4 साल के विंडो में
आपको 2 बार एग्जाम्पशन मिलेगा। ये सामने रखो जरा, नोट्स निकाल कर रखो, लीव ट्रैवल कंसेशन चेक करो जरा, और ये मेरे को बताओ कोई भी चेक करके कि 4 साल में 4 इयर्स के ब्लॉक में हमें 2 बार इसका बेनिफिट मिलता है। कोई भी 2 साल हम लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं। कोई बताएगा ब्लॉक क्या है? 2018 से 2022 है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बार प्लीज ये कंफर्म करना। 2018 से 2022 का ये 4 साल का ब्लॉक है, सही है? 4 साल का ब्लॉक मतलब अभी एसएससी की मर्जी है, 2018, 2019, 2020, सॉरी गलत लिख दिया क्या? एक सेकेंड, ओके, सो दिस इज राइट। 2018, 19, 20 एंड 2021, ये 4 फाइनेंशियल ईयर्स में एसएससी अपने मर्जी से कोई भी 2 साल में बेनिफिट ले सकता है, करेक्ट? अब आप लोग इसका आंसर करना, यहां पे लिया, यहां पे ले लिया, 2018 में ले लिया बेनिफिट, 19 में भी ले लिया, 20 और 21 में मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, ठीक है? अच्छा बच्चों, ऐसा हो सकता है क्या कि ये 20 और 21 में ले रहा है? चलेगा, उसकी मर्जी, कोई भी 2 साल वो अपने हिसाब से चूज कर सकता है। बट कहानी में ट्विस्ट क्या, मैं आपको ये बताता हूँ, सुन लो अच्छे से। सपोज ये 4 साल में उसने एक बार भी बेनिफिट नहीं लिया, एक बार भी बेनिफिट नहीं लिया, हालांकि 2 बार ले सकता था। अब अगला ब्लॉक जो है वो कब? 2021 होगा ना यहाँ पे। अगला ब्लॉक कहां से कहां होगा? 2022 से 22, 23, 24 एंड 25, ठीक है? सो 2022, 2023, 2024 एंड 2025, ये 4 साल का और ब्लॉक है। आप लोग बताओ, यहां पे अगर उसने एक बार भी नहीं लिया बेनिफिट, तो यहां पे वो क्या और पहले के 2 और अभी के इस ब्लॉक के 2, 4 बार ले सकता है क्या बेनिफिट? नहीं, कैरी फॉरवर्ड सिर्फ एक ही बेनिफिट होता है, एक ही साल का बेनिफिट कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे 2 साल का बेनिफिट ले सकता था, इसने एक बार भी नहीं लिया है, तो ये यहाँ पे अब इसका कैरी फॉरवर्ड करके कोई एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ले सकता है। इस ब्लॉक में वैसे भी 2 बेनिफिट अवेलेबल थे, तो 2 + 1 3, मतलब ये इस तरीके से 3 साल का कोई भी रैंडम अपने हिसाब से बेनिफिट ले सकता है, राइट? ठीक है, अच्छा इधर कितने बच्चों का बेनिफिट मिलता है? एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मॉडल में आप लोग करोगे तो आपको समझ में आएगा। गवर्नमेंट बोलती है सिर्फ 2 बच्चों का बेनिफिट मिलेगा, ओनली 2 चिल्ड्रन। इस पर उन्होंने बहुत खतरनाक एक क्वेश्चन पूछा है, ठीक है बच्चों? अगर सपोज ये क्वेश्चन का आंसर करना, से इमेजिन करो कि किसी का बोलना है सर पहला मेरे को लड़का हुआ और बाकी 2 ट्विंस साथ में हो गए, ठीक है? तो टोटल कितने बच्चे होंगे? 3। तो तीनों का मिलेगा क्या? सोच के बताओ, क्यों मिलेगा? यस मिलेगा, क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे उसका इंटेंशन तो 2 ही बच्चे पैदा करने का था, 3 हो गए भगवान की दुआ से, तो तीनों का भी बेनिफिट मिल जाएगा, राइट? अच्छा इसको उल्टा करते हैं, सपोज इमेजिन करो इसको सबसे पहले 2 ट्विंस होते हैं, ये 2 ट्विंस पहले हो गए, ठीक है? उसके बाद वापस एक लड़का हुआ, अब बोलो बेनिफिट कितने बच्चों का मिलेगा? सिर्फ 2 ही बच्चों का मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अब इसको समझ में आना चाहिए था, सही है? तो यहाँ पे जो नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है ना आपको थोड़ा सा केयरफुली पढ़ना है, बिकॉज मॉडल में वैसे क्वेश्चंस पूछे तो आपको इंस्टीट्यूट वापस एग्जाम में भी वैसे टाइप का क्वेश्चन पूछने का पॉसिबिलिटी रहेगा, करेक्ट? अच्छा एग्जामिनेशन कितना मिलेगा ये हमने डिस्कस ही नहीं किया, सिंपल सा हिसाब दिमाग में रखो, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते। इन्होंने बोला कि पूछो एम्प्लॉय को वो मुंबई से कश्मीर कैसे जा रहा है? फ्लाइट से जा रहा है, तो मुंबई से डायरेक्ट कश्मीर का जो फ्लाइट है इकोनॉमिक क्लास का, उतना एग्जामिनेशन मिलेगा, ठीक है? डायरेक्ट फ्लाइट का लेना है, नहीं तो घूम घूम के हम लोग कैसे भी जा सकते हैं, अमाउंट काफी बड़ा हो जाएगा, करेक्ट? अच्छा रेलवे से जा रहा है तो एसी का फर्स्ट क्लास का टिकट का रेट क्या है, उतना एग्जामिनेशन मिलेगा, ठीक है? उसके बाद में बस वगैरह जो है वो भी दिया है उन्होंने, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, लेट्स कीप इट वेरी सिंपल। मैक्सिमम केसेस में आपको एग्जाम में डायरेक्टली एक्सपेंडिचर दिया जाता है, ज्यादा इसमें माथापच्ची नहीं करती इंस्टीट्यूट भी, सही है? तो ये आपको दिमाग रखना है अबाउट लीव ट्रैवल कंसेशन। कितने पॉइंट्स पढ़े हम लोगों ने? लीव ट्रैवल कंसेशन किया है हमने, परक्विजिट किया है कौन सा? घर का, फर्नीचर का भी किया है हमने, मूवेबल एसेट का भी किया है, बराबर? और फिर हम लोगों ने अभी वो इंटरेस्ट फ्री लोन वाला भी किया है, राइट? काफी सारे पॉइंट्स किए हम लोगों ने। अब बच्चों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े पॉइंट्स हमने ऑलरेडी कर लिए, थोड़े पॉइंट्स बचे हैं, ठीक है? उधर आते हैं हम लोग, थोड़ा उसको कंप्लीट करते हैं, राइट? मैं ये वाला पॉइंट थोड़ा बता रहा हूँ, इसमें अमेंडमेंट्स भी हुए कुछ, ठीक है? बट आपको कितना दिमाग में रखना है मैं आपको उतना ही मेजरली बता रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? पहले ब्रॉड स्टोरी सुन लो, फिर जल्दी लर्न होता है,
इट्स वेरी वेरी इजी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, ठीक है। ओके बच्चों ये देखो क्या होता है, बहुत बार एम्प्लॉई क्या करता है, एम्प्लॉई जो है खुद से प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करता है, एम्प्लॉयर भी बहुत बार ये प्रोविडेंट फंड में जमा करने के लिए मदद करता है, करेक्ट। अच्छा ये प्रोविडेंट फंड एग्जैक्टली क्या होता है, कोई बोलेगा प्रोविडेंट फंड क्या है, इज इट अ रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है। रिटायरमेंट बेनिफिट मतलब एम्प्लॉय जब रिटायर हो जाएगा तब उसको प्रोविडेंट फंड का पैसा काम में आएगा उसकी बची कुछ जिंदगी जीने के लिए, सही है। बहुत बार क्या होता है, एम्प्लॉय को जब सैलरी मिलता है तो सैलरी में से खुद के जेब से प्रोविडेंट फंड में पैसा लगाता है, और बहुत बार एम्प्लॉयर अलग से ऊपर से पैसा देता है उसको प्रोविडेंट फंड में जमा करने के लिए। आई विल जस्ट गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, ये देखो यहाँ ध्यान दो, से इमेजिन करो जो प्रोविडेंट फंड है इसमें एम्प्लॉय ने खुद के जेब से पैसा डाला 10,000 रुपए हर महीना, 10,000 रुपीज पर मंथ, तो एम्प्लॉयर खुद भी अलग से 10,000 रुपए हर महीना इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, व्हाट इज 10,000 इंटू 12, 1,20,000, ठीक है। और इतना ही अमाउंट कौन दे रहा है, एम्प्लॉय भी दे रहा है, सही है। अच्छा बच्चों अब एक सिंपल चीज आपको दिमाग में रखना है, तो आपको सारे कंफ्यूजन आप अवॉइड कर पाओगे। अगर मेरी कुछ कमाई है और मैं मेरी कमाई करने के बाद में कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, तो गवर्नमेंट इसको प्रमोट करना चाहिए क्या, ठीक है बच्चों। अगर आपको चैप्टर 6 से याद है, डिडक्शंस हम लोगों ने देखे हैं बहुत बार, ठीक है। जब भी हम लोग कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं गवर्नमेंट इसको प्रमोट करती है। बताओ एम्प्लॉय की कमाई के बाद उसने अपने जेब से पैसा प्रोविडेंट फंड में लगाया है, ये उसका इनकम है या इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखता हूं मैं ये इन्वेस्टमेंट है, ये कमाई नहीं है उसकी, कमाई तो टैक्सेबल हो गई है, कमाई करने के बाद एम्प्लॉय ने अपने जेब से कितना डाला है, 1,20,000, ये क्या हो गया, ये हो गया इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट है तो क्या मिलेगा, टैक्सेबल होगा या डिडक्शन मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा, वेरी गुड, इसका मिलता है डिडक्शन, इसका मिलता है डिडक्शन, ठीक है। अच्छा और एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पैसे दिया, अब आप लोग थोड़ा कॉमन सेंस लगा के आंसर करो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को खुद से अलग से पैसे दे रहा है, तो ये एम्प्लॉयर की वजह से एम्प्लॉय का फायदा हो गया, तो ये क्या है, इनकम है या इन्वेस्टमेंट है, एम्प्लॉय का क्या है, इनकम हो गया, सही है, ये हो गया इनकम, 1,20,000 जो कंट्रीब्यूट किया ये हो गया इनकम, तो इनकम है तो क्या होगा, टैक्सेबल हो सकता है, कौन से हेड में, सैलरीज में, एज पर रिक्विजिट, सही है। तो मैंने आपको ब्रॉड थीसिस बताया, जब भी एग्जाम में कुछ लिखा जाता है एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया या एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया, ये पढ़ के समझना जरूरी है, खुद को पूछो, अगर एम्प्लॉय ने दिया तो इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयर ने दिया तो इनकम हो सकता है, सही है। बट गवर्नमेंट ने बोला इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, कैन यू रिमेंबर एंड टेल मी प्रोविडेंट फंड के 3 कौन से टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, दूसरा होता है आपका रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और तीसरा होता है आपका अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ठीक है। अच्छा बच्चों इसको एकदम आसान करता हूं मैं, स्टैट्यूटरी मतलब जो लॉ कवर कर रहा है, जो लॉ ने उसको कवर किया है, रिकॉग्नाइज मतलब बताओ, इफ यू रिमेंबर अपना डिस्कशन जब मैंने ओरिजिनली चैप्टर आपको सिखाया था, रिकॉग्नाइज मतलब कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है, कमिश्नर, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, सीआईटी, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स रिकॉग्नाइज कर रहा है, एकदम सिंपल करता हूं। अनरिकॉग्नाइज मतलब उसको किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, ठीक है। ओके चलो 3 टाइप के प्रोविडेंट फंड है, स्टैट्यूटरी, रिकॉग्नाइज एंड अनरिकॉग्नाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन में पढ़ना, स्टैट्यूटरी है, रिकॉग्नाइज है या अनरिकॉग्नाइज है, क्योंकि आपका आंसर चेंज हो जाएगा। अच्छा आपको क्या लगता है ये तीनों में से सबसे कम बेनिफिट किसको मिलना चाहिए, अनरिकॉग्नाइज को, ठीक है। बच्चों अनरिकॉग्नाइज की कहानी सिंपली आपको बताता हूं, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर ने पैसा लगाया और एम्प्लॉय ने पैसा लगाया, तो एक्चुअली कुछ भी टैक्सेबल शुरुआत में नहीं करना है, एंड में करना है, एंड में मतलब ऐसा हो सकता है क्या कि 10 साल काम किया एम्प्लॉय ने, 10 साल तक लगातार अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट में पैसे जमा होते गए, 10 साल का कभी ना कभी तो निकालेगा, जब विड्रॉ करेगा पूरा उसकी बैंड बच जाएगी और तब उसको टैक्सेबल होगा, कब होगा टैक्सेबल, विड्रॉल पे। कहानी सिंपल करता हूं, फिर से बोल रहा हूं, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड शुरुआत में टैक्सेबल नहीं होता है, कब होता है, एट द एंड, एट द एंड मतलब जब भी वो विड्रॉ करेगा, जब भी पैसे निकालेगा वो, तब इसको टैक्सेबल कर दो। अच्छा कौन से हेड में टैक्सेबल होगा, देखो एम्प्लॉयर ने जो पैसा दिया है वो होगा सैलरीज में टैक्सेबल, ठीक है। एम्प्लॉय ने खुद से जो पैसा जमा किया है वही पैसा उसको वापस मिलता है, तो
मैंने सुबह बैंक में पैसे जमा किया और शाम को मेरा ही पैसा मैंने वापस ले लिया, ये मेरी कमाई है क्या? नहीं। बट उसमें इंटरेस्ट मिला तो इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा अंडर विच हेड? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। आई एम कीपिंग इट वेरी सिंपल। बोलो तीन टाइप के प्रोविडेंट फंड है, कौन से? स्टैट्यूटरी, रिकॉग्नाइज्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड। स्टैट्यूटरी मतलब किसने उसको इंपॉर्टेंस दिया है? लॉ ने, ठीक है। 1925 में एक एक्ट पास हुआ था, उसमें लिखा गया है। अच्छा, रिकॉग्नाइज मतलब किसने रिकॉग्नाइज किया? कमिश्नर ने। अनरिकॉग्नाइज को किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। अनरिकॉग्नाइज का खेल बड़ा सिंपल है। शुरुआत में आपको कभी टैक्स नहीं भरना है, ना आपको बेनिफिट मिलेगा कुछ डिडक्शन का, बट आपको एंड में जब आप विड्रॉ करोगे तब आपको पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। एम्प्लॉयर के वजह से आपको जो भी फायदा हो सैलरीज में टैक्सेबल होगा, और आपका खुद का पैसा जब आपको वापस मिलता है तो सिर्फ इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा। इजी है, बराबर। अच्छा, स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइज की कहानी क्या है बच्चों? इधर ब्रॉडली आपको सिंपल भाषा में यहां से बताता हूं, देख लो, ठीक है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन बताओ, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का इनकम है या इन्वेस्टमेंट है? इनकम है, ठीक है। बट गवर्नमेंट ने स्टैट्यूटरी में एग्जम्पशन दे दिया, रिकॉग्नाइज में भी एग्जम्पशन दे दिया। अच्छा, सॉरी, अनरिकॉग्नाइज में एग्जम्पशन क्यों दिया? ये एंड में पूरी बैंड बजा रहे हैं। शुरुआत में बोले आपको टैक्सेबल नहीं करेंगे, बाद में पूरा टैक्स कर रहे हैं। अच्छा, रिकॉग्नाइज में आपको एग्जम्पशन मिलता है 12% ऑफ सैलरी तक। इधर सैलरी का मीनिंग बड़ा सिंपल है, HRA जैसा है। व्हाट इज HRA का सैलरी बताओ? बोलो बोलो, बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस इफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी प्लस कमीशन इफ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। कहीं एक जगह लर्न कर लिया, बाकी दूसरी जगह रेप्लिकेट करना है, वही सेम चीज वापस रिपीट हो रही है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है, बराबर। चलो, अच्छा, मतलब आपको मेजरली लर्न कहां करना है? रिकॉग्नाइज पे। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपने सॉल्व भी किए सब रिकॉग्नाइज वाले किए, तो रिकॉग्नाइज वाले को सीरियसली लो बच्चों, इसको बहुत इज्जत है रिकॉग्नाइज वाले को, ठीक है। अनरिकॉग्नाइज को कोई इज्जत नहीं देता है, रियल लाइफ में भी इज्जत नहीं है, क्वेश्चन में नहीं पूछते इंस्टीट्यूट, ठीक है। आपको या तो रिकॉग्नाइज में ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे, नहीं तो स्टैट्यूटरी पे, बराबर। अच्छा, ओके। अच्छा, आपको मोटा मोटी मैं स्टैट्यूटरी कैसा बताता हूँ। स्टैट्यूटरी में सबसे ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। स्टैट्यूटरी में एक तो एम्प्लॉयर ने कुछ दिया, वो एग्जाम भी हो गया, आपने खुद के जेब से कुछ दिया है तो डिडक्शन भी मिलेगा। पढ़ लो, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन क्या लिखा है? डिडक्शन मिलता है, यहाँ पे भी डिडक्शन मिलेगा। इधर तो कुछ डिडक्शन नहीं मिलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि अनरिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है। अच्छा बच्चों, एम्प्लॉयर ने जो आपको पैसा दिया उसके कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट, इधर पूरा एग्जाम्प्ट है। ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कहां मिल रहे हैं? स्टैट्यूटरी में। इधर भी एग्जाम किया है, इधर एग्जाम क्यों किया अनरिकॉग्नाइज्ड में? वही चीज मैंने आपको पहले ही क्लियर की, एंड में पूरी बैंड बजेगी, एंड में पूरा टैक्सेबल होगा, बराबर। अच्छा, और यहाँ पे रिकॉग्नाइज में क्या लिखा है? एग्जाम्ड अप टू 9.5% पर एनम। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन में दिया है कि 12% इंटरेस्ट मिला है, तो आप क्या करोगे? सपोज 12% इंटरेस्ट मिला है 1,20,000, क्या करोगे इसका? 12% ऐड करो, माइनस करो 9.5%। बोलो 12% 1,20,000 है, तो 9.5% कितना होगा? 95,000, है ना। टैक्सेबल कितना होगा बच्चों? 1,20,000 माइनस 95,000 कितना होगा? हाँ, कितने इंटेलिजेंट हो। तो जो भी आएगा वो होगा टैक्सेबल। इजी है, राइट। चलो, अच्छा, इसमें एक दो अमेंडमेंट्स आए, अब पता नहीं तुम लोगों को उस पर क्वेश्चन आ भी सकता नहीं भी आ सकता है, बट मेरा काम है ये बताने का, सुन लो अच्छे से। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, बच्चों पहले क्या था? पहले मैं आपको एक सिंपल सी कहानी बता दूं तो ये आपको बहुत जल्दी दिमाग में रहेगा, ठीक है। पहले क्या होता था? पहले बहुत सारे एम्प्लॉय क्या करते थे? एम्प्लॉय जो है बच्चों, अगर अमीर है, कहानी सुन लो, एम्प्लॉय क्या है? रिच, ठीक है। ये क्या कर रहा है? ये स्टैट्यूटरी वाले प्रोविडेंट फंड में खुद से बहुत पैसे जमा कर रहे हैं, लाखों रुपए, 15-20 लाख रुपए पड़े हुए हैं। कहां पे? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में। इमेजिन करो मैं एम्प्लॉय हूं और मैंने कहा पैसे जमा किया? खुद से स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में। वहां से मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, वो एग्जम्प्ट है। वहां से इंटरेस्ट मिल रहा है, वो एग्जम्प्ट है, मतलब मैं बैठे बैठे फायदा उठा रहा हूं, है ना। अच्छा, अब इमेजिन करो, सपोज मैं एम्प्लॉय हूं, मेरे पास दो ऑप्शन है, एफडी में पैसा जमा करूं या स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में जमा करूं। नाउ इमेजिन दिस, ये कहानी समझ में आ गया तो आपको बहुत जल्दी दिमाग में बैठेगा। सपोज इमेजिन करो मिस्टर एम्प्लॉय है, ये है एम्प्लॉय, ठीक है। ये क्या सोच रहा है? ये भाई साहब सोचते हैं या तो एफडी में पैसा लगाए या तो फिर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में पैसा लगाए, ठीक है। बताओ, खुद की कॉन्ट्रीब्यूशन स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में, उसका इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है। बट अगर मैं एफडी में लगाऊंगा, एफडी का इंटरेस्ट एग्जम्प्ट होता है, टैक्सेबल होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में लग जाएगा टैक्स।
सिर्फ इतना ही नहीं, टीडीएस पे पड़ा है, टीडीएस भी कटता है, करेक्ट। तो यहाँ पे टैक्सेबल हो रहा है, बोलो इसके लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर है? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, करेक्ट बच्चों। आपको एक तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में अच्छा इंटरेस्ट भी मिलता है, प्लस इंटरेस्ट की कमाई पे एग्जम्पशन भी है। तो सभी लोग यही कर रहे थे, सभी लोग यही कर रहे थे, ठीक है। बहुत लोग कितना जमा कर रहे थे पता है? लाखों रुपए, 10-10, 15-15 लाख, करोड़ों रुपए जमा कर रहे थे इस प्रोविडेंट फंड में, ताकि पूरा एग्जम्पशन का फायदा उठा ले। गवर्नमेंट को समझ में आया, गवर्नमेंट ने बोला बेटा ये स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड का जो इंटरेस्ट का एग्जम्पशन है सिर्फ गरीब लोगों के लिए, अमीर लोगों के लिए नहीं है। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर अगर आपने यहाँ पे जमा किया है तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा, वही लिखा है। ये एग्जामिशन नहीं मिलेगा अगर कंट्रीब्यूशन कितने अमाउंट के ऊपर चला गया, तो 2.5 लाख के ऊपर। ये 2.5 लाख कहां से लाया? बेसिक एग्जामिशन लिमिट, ठीक है। 2,50,000 इन दी फंड ऑन और आफ्टर 1/4/2021। अच्छा, ये लिमिट को बढ़ा के 5 लाख कर दिया अगर एम्प्लॉयर ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है, पूरा पैसा एम्प्लॉय खुद की मेहनत से जमा कर रहा है, तो ये लिमिट हो गया 5 लाख का। एक बार सिर्फ रीड करके जाना है। मेरे को लगता है पर्सनली पूछेंगे इंस्टीट्यूट तो इसमें एमसीक्यू बना के पूछेगी, वो भी 4 ऑप्शन यही होंगे, इजी वाले होंगे। लॉजिक मैंने ऑलरेडी बताया, क्या लॉजिक है? एम्प्लॉय पहले क्या कर रहा था? एसपीएफ में पैसा लगा के पूरा एग्जाम्पशन मांग रहा था। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला? ऐसा नहीं चलेगा, अमीर लोगों के लिए इतना एग्जाम्पशन हम नहीं देंगे, 2.5 लाख के ऊपर अगर आपका अमाउंट जाता है तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। ये 2.5 लाख का लिमिट कर दिया 5 लाख, अगर एम्प्लॉयर ने खुद से कुछ नहीं दिया और आप खुद के जेब से लाते हो तो। इजी कहानी, बराबर। चलो, बाकी सब कुछ तो सेम ही है। यहाँ पे वापस 9.5% तक एग्जाम है, बाकी यहाँ पे तो पूरा एग्जाम किया क्योंकि एंड में टैक्सेबल कर रहे हैं। अच्छा, सेम चीज इन्होंने यहाँ पे लिखी है बच्चों। ये कौन सा वाला पॉइंट है? जब आप विड्रॉ करते हो तो वापस सेम यही कहानी यहाँ पे रिपीट की है रिकॉग्नाइज के लिए, करेक्ट। सो आई विल नॉट मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा, अनरिकॉग्नाइज की कहानी मैंने आपको क्या बताई थी? अनरिकॉग्नाइज शुरुआत में सब एग्जाम्पशन है, डिडक्शन वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है, बट टैक्सेबल कब होगा? लिखा है अमाउंट विड्रॉन ऑन रिटायरमेंट और टर्मिनेशन, ये पूरा आपको टैक्सेबल कर दिया जाएगा। एम्प्लॉयर ने पैसा दिया, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, ये सैलरीज में टैक्सेबल होगा। आपका खुद का कंट्रीब्यूशन आपको मिल गया, ये आपका इनकम नहीं है। मैंने अभी आपको बताया बच्चों, मैंने एफडी किया 5 लाख का और बैंक से मेरे को 2 साल के बाद मिले से 7 लाख रुपए, कितना टैक्सेबल होगा बताओ? पूरा 7 लाख टैक्सेबल होगा क्या? मैंने 5 लाख का एफडी किया, सपोज 2 साल के बाद मेरे को 7 लाख रुपए बैंक से मिल रहे हैं, कितना टैक्सेबल होगा? सिर्फ 2 लाख टैक्सेबल होगा। क्यों? क्योंकि मेरी कमाई 2 लाख है। 5 लाख जो वापस मिला मेरे को, मेन अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, वो टैक्सेबल नहीं होता है। खुद का पैसा खुद को वापस मिल रहा है, वो आपका इनकम नहीं है, बट हाँ इंटरेस्ट आपका इनकम होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है बच्चों, आपको रिकॉग्नाइज वाले पे ज्यादा ध्यान देना है, उस पे ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। सही है, ठीक है। जल्दी से बता दो, रिकॉग्नाइज में एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया। ब्रॉडली अगर आपको सपोज बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, प्लीज एग्जाम में जाने के पहले 2 पॉइंट्स मेरे को, सिर्फ 2 पॉइंट्स, ठीक है। अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, बताओ क्या करोगे? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड को एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया, क्या होगा? एग्जाम कितना परसेंट? 12% ऑफ सैलरी तक एग्जाम, ठीक है। इसका इंटरेस्ट 9.5% तक एग्जाम है, ठीक है। अच्छा, एम्प्लॉई ने खुद से कंट्रीब्यूट किया तो हाँ डिडक्शन मिलेगा, कितने का डिडक्शन मिलेगा? जितना भी अमाउंट है वो पूरा 80C में डिडक्शन मिलता है, राइट, ठीक है। तो ये आपको मोटा मोटी दिमाग में रख के जाना है, बराबर। और एम्प्लॉय का खुद का इंटरेस्ट का क्या करोगे? हाँ सेम 9.5% तक एग्जाम हो रहा है, सेम कहानी है, ठीक है। इतना अगर आप दिमाग में रखोगे ना, एटलीस्ट आपके मेन क्वेश्चंस जो बच्चों आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। दिस इज समथिंग जो आपको ब्रॉडली दिमाग में रखना है। बहुत बार क्या होता है, हम लोग टेबल पढ़ते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है और हम लोग उसको छोड़ देते हैं, रिविजन ही नहीं करते। ऐसा मत करो, ये वाला पॉइंट एटलीस्ट पढ़ के जाओ, सही है। चलो फिर मैंने आपको बताया, यहाँ पे ये वाला टेबल भी हो गया बच्चों। अभी एक और पॉइंट पे आते हैं, मेडिकल वाला अभी एक बार हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। लेट मी जस्ट सी मेडिकल वाला कहाँ है, राइट, ओके। सो मैं चार्ट बनाऊंगा, ठीक है, उसके बाद हम लोग करते हैं इसको, वेरी वेरी सिंपल। बच्चों मेडिकल से जुड़े हुए जो भी बेनिफिट्स है उसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, सभी लोग यहाँ ध्यान दो। उसके बाद एक बार वापस चार्ट हम लोग लगा तो चेक कर लेंगे, ठीक है।
ट्राई करो कि मैं जब क्वेश्चंस पूछ रहा हूं आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चार्ट छपना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है मतलब आप ट्रैक पे हो, नहीं हो रहा है मतलब और रिवीजन की जरूरत है। सही है। चलो, मेडिकल में मैं आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। चलो चार्ट छपा नहीं तो भी चलेगा, बट जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा तो एटलीस्ट सोच के आपको आंसर करने आना चाहिए, ठीक है। मेडिकल में बच्चों अगर सपोज मैं बोल रहा हूँ कि आपको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस दिया है, क्वेश्चन में दे दिया फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। अच्छा, वैसे अलाउंस में ये वाला पॉइंट हमने किया है। आज आते ही अलाउंस वाला जो हमने चार्ट किया था, अलाउंस के चार्ट के कितने पार्ट वो बताओ। 3 पार्ट। फर्स्ट वाला फुली टैक्सेबल, सेकंड वाला पार्टली टैक्सेबल, लास्ट वाला फुल्ली एग्जाम्प्ट। ये वाला कहां आता है? फुल्ली टैक्सेबल। अच्छा, जब भी क्वेश्चन में अलाउंस शब्द आ गया आपको सोचना चाहिए यार वो चार्ट में कहां आता है, फुल्ली, पार्टली या फुल्ली एग्जाम्प्ट, जो भी है, ठीक है। ये वाला होगा फुल्ली टैक्सेबल। अगर कोई पूछता है फिक्स मेडिकल अलाउंस का क्या करोगे, फुल्ली टैक्सेबल, खत्म होगी कहानी, सीधा ऐड करना है। अच्छा, बट अगर सपोज आपको मेडिकल के फैसिलिटी दिए गए हैं, मेडिकल के फैसिलिटीज दिए गए, तो अब हमें खुद को सवाल पूछना है ये इंडिया में है या इंडिया के बाहर है। ये इंडिया में है या इंडिया के बाहर है, ठीक है। अच्छा, इंडिया में अगर फैसिलिटी दिए गए, फैसिलिटी मतलब एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल है, एम्प्लॉय बोल रहा है तू बीमार हो गया आ जा यहाँ पे, मैं तेरे को फ्री में इलाज करवा के दूंगा, फैसिलिटीज, ठीक है। ओके, तो बच्चों अगर कुछ फैसिलिटीज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे एग्जम्पशन होगा, एग्जम्पशन होगा इफ कुछ कीवर्ड्स आपको दिमाग में रखने हैं। मैंने ऐसा ही सिखाया था जब आपको क्लास में मैंने पढ़ाया था, तो ठीक है। इधर कीवर्ड्स क्या है, रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज्ड, अप्रूव्ड, रिकॉग्नाइज्ड या अप्रूव्ड, ठीक है। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, और लास्ट है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। ये वर्ड्स अगर आ गए रिकॉग्नाइज्ड, अप्रूव्ड, गवर्नमेंट, इंश्योरेंस, तो क्या होगा, एग्जम्पशन दे दो। वापस पढ़ेंगे हम लोग चार्ट को, नोट से देखेंगे एक बार तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये 4 क्या है, कीवर्ड्स है। रिकॉग्नाइज्ड है, सपोज वहां लिखा है गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है, प्राइवेट हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट, एग्जम्पशन दे दो। अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट, एग्जम्पशन दे दो। गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के लिए एग्जम्पशन दे दो। इंश्योरेंस प्रीमियम भरा हुआ है, प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम को गवर्नमेंट बहुत प्रमोट करती है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, एग्जम्पशन दे दो। सही है। ये 4 कीवर्ड चेक करना है। क्वेश्चन में दिख रहे हैं एक 4 कीवर्ड्स, एग्जम्पशन देना है, नहीं दिख रहे टैक्सेबल करना है, खत्म। अच्छा, आउटसाइड इंडिया, बच्चों अब आप लोग बोलो इंडिया के बाहर कोई पर्सन जाके खुद का इलाज करवा रहा है, कहां कहां मेन खर्चे होते हैं। मैं 3 हिस्सों में इसको बांटूंगा, बोलो। इंडिया के बाहर जाना है और आपको मेडिकल पे खर्चा करना है, खुद का इलाज करवाना है। एक तो आपको ट्रैवलिंग का खर्चा होगा, एक तो आपको ट्रैवलिंग का खर्चा होगा, दूसरा दूसरा आपका स्टे का खर्चा होगा, और तीसरा मेन मेडिकल का खर्चा होगा, मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा होगा, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगा के, कॉमन सेंस लगा के बोलो, ये 3 में से सबसे ज्यादा खर्चा कहां हो सकता है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। एक तो स्टे का बहुत ज्यादा खर्चा हो सकता है, क्या, क्यों? कोई 10 महीने, 5 महीने, 1 साल, कितने भी दिन रुक सकता है, तो स्टे का तो खर्चा बढ़ते ही जाएगा, इसका कोई लिमिट ही नहीं है। मेडिकल ट्रीटमेंट, आप बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल में जाओगे तो आपका मेडिकल का ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, करेक्ट। इन दोनों का कोई हिसाब नहीं है। गवर्नमेंट बोलती है इन दोनों का आपको एग्जम्पशन मिलेगा टू दी एक्सटेंट अप्रूव्ड बाय आरबीआई, अप्रूव्ड बाय आरबीआई। आरबीआई कहां से आ गई, आप बाहर बाहर जा रहे हो इंडिया के, तो डॉलर लेके जाओगे, बहुत ज्यादा डॉलर पे खर्चा करोगे, आरबीआई को इसमें प्रॉब्लम होगा क्योंकि इंडिया में डॉलर नहीं है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज का शॉर्टेज है। इसलिए यहाँ पे आरबीआई जितना आपको अप्रूवल देता है उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा खर्चा हो सकता है, स्टे का एंड मेडिकल ट्रीटमेंट का। अच्छा, ट्रैवलिंग का क्या हिसाब है, ट्रैवलिंग का बच्चों आप ये अमाउंट लिमिटेड होता है, ठीक है। आप इंडिया से बाहर जा रहे हो, टिकट का खर्चा काफी लिमिटेड होता है, उस पर बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता है। तो ये ट्रैवलिंग का खर्चा बहुत बार क्या होता है, जो पर्सन बीमार है वो अपने साथ एक और पर्सन को लेकर जाएगा, ठीक है। तो एम्प्लॉई या कोई भी उसके साथ एक और एडिशनल पर्सन का ट्रैवलिंग का बेनिफिट यहाँ पे दे रहा है। यहाँ पे लिखा गया है अगर आपका इनकम 2.5 लाख से कम है बिफोर सच परक्विजिट, तो आपको पूरा एग्जम्पशन मिल जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, 2 लाख से कम है अगर आपका ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर सच परक्विजिट, तो आपको पूरा बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा, एग्जम्पशन मिल जाएगा। ज्यादा कोई इनकम अगर है इसका तो क्या होगा, इन दैट केस ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। सही है। तो ये है मोटा मोटी हिसाब आपका मेडिकल का पूरा पॉइंट मैंने आपको बताया। इधर मैं आपको सिर्फ ये बता रहा, देखो ये सेम चीज है, क्या लिखा है, फिक्स मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल,
अदर मेडिकल फैसिलिटीज इंडिया में है क्या देखो, या बाहर है तो देखो। अगर इंडिया में तो एग्जाम्पशन आपको मिलेगा, कीवर्ड्स क्या है देख लो, हॉस्पिटल इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट, अप्रूव्ड हॉस्पिटल, रिकमेंडेड बाय गवर्नमेंट, स्पेसिफाइड मेडिकल फैसिलिटी अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट, या इंश्योरेंस। मैंने क्या क्या बताया आपको, गवर्नमेंट, अप्रूव्ड, रिकमेंडेड, इंश्योरेंस, ये 4 कीवर्ड्स दिमाग में रखना है, एग्जाम्पशन मिलेगा। कुछ नहीं दिया है इसके अलावा कुछ और दिया, फुल्ली टैक्सेबल कर दो आंख बंद करके, सही है, ठीक है, ओके। बाकी सारे पॉइंट्स बच्चों मैंने आपको ऑलरेडी बताए ही हैं, राइट। सो दिस इज द एंटायर चार्ट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। अच्छा, और कौन से पॉइंट्स बचे हैं, एक मिनट मेरे को देखने दो। स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के बचे, आई विल जस्ट ब्रीफली कवर दोस पॉइंट, स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज वाले, ठीक, राइट। बच्चों कुछ ऐसे और कुछ ऐसे और प्रीरेक्विजिट्स हैं जो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉई को टैक्सेबल होते हैं, बराबर। कुछ ऐसे प्रीरेक्विजिट्स हैं जो हर एम्प्लॉई को टैक्सेबल नहीं करना है, जो टैक्सेबल है सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉई को। अच्छा, स्पेसिफाइड एम्प्लॉई कौन होता है, मॉड्यूल में अपने नोट्स में बहुत कुछ लिखा है, बट उसको ब्रीफली यहाँ पे मैंने कवर किया है। क्या लिखा है देखो, पढ़ते हैं, ठीक है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉई बच्चों, ये 3 में से कोई भी कंडीशन जो सेटिस्फाई कर रहा है वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉई बन सकता है। जैसे कि सबसे फर्स्ट डायरेक्टर एम्प्लॉई, ठीक है, कोई कंपनी का डायरेक्टर है, ओके, ऐसे एम्प्लॉय को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। या फिर वो पर्सन जिसका कंपनी में या कोई ऑर्गेनाइजेशन में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, कोई कंपनी है तो उसमें 20 या उससे ज्यादा वोटिंग पावर अगर है किसी का, ठीक है, या फिर से प्रेफरेंशियल उसने होल्ड करके रखे, इन दैट केस उसके पास सब्सटैंशियल इंटरेस्ट रहेगा उस ऑर्गेनाइजेशन में। और लास्ट क्या लिखा है, सैलरी उसकी 50,000 से एक्सीड होती है हर साल। अब इसको मैं ब्रॉडली आपको कैसे दिमाग में रखना है वो बता रहा हूं, सुनो बच्चों। स्पेसिफिक एम्प्लॉय बनना एक्चुअली देखा जाए तो बहुत मुश्किल लगता है, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं तो, ठीक है, बट थर्ड पॉइंट से लगेगा कि यार कोई भी स्पेसिफिक एम्प्लॉय आराम से बनेगा, बराबर। डायरेक्टर कोई कंपनी में बनना मुश्किल काम है, हर एक पर्सन आसानी से डायरेक्टर नहीं बन सकता है, बराबर। अच्छा, कोई पर्सन किसी कंपनी में 20% वोटिंग पावर रख रहा है, ये भी मुश्किल बात है। बट कोई पर्सन का सैलरी साल में 50,000 क्रॉस कर रहा है, बहुत आसान सी बात है। इफ यू डू सिंपल कैलकुलेशन, क्या आप लोग कैलकुलेटर पे करके बोल सकते हो 50,000 साल भर की कमाई है सैलरी, डिवाइडेड बाय 12, मतलब हर महीने कितना हो रहा है, 4,160। चलो, मतलब अप्रोक्सीमेटली 4-4,500 रुपए जो भी पर्सन कमाता है उसकी सैलरी आराम से 50,000 क्रॉस हो रही है। अच्छा, आज के तारीख में कोई पर्सन हर महीने के 5-6 हजार रुपए कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये थर्ड वाला पॉइंट, बहुत ज्यादा आसानी से कोई भी पर्सन को स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बना जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप कैसे चेक करोगे कि पर्सन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है या नहीं। अगर डायरेक्टर दे दिया तो वो तो सीधा सीधा हो गया, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है तो वो भी एकदम सीधी बात है। बट अगर कुछ नहीं दिया है तो आप एक रफ कैलकुलेशन करके देखना उसका सैलरी 50,000 के ऊपर जा रहा है क्या, अगर जाता है तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगा, बराबर। चलो, मतलब ये है कि मैक्सिमम एम्प्लॉइज स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज होते ही है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, अगर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के केसेस में कुछ सेलेक्टेड परक्विजिट टैक्सेबल होते हैं। आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स अगेन। अभी यहां से नीचे जो भी मैं परक्विजिट बता रहा हूं, ये देख लो, ये सारे 1 2 3 4 एंड 5, ये सारे परक्विजिट सिर्फ किसको टैक्सेबल है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज को। यहां लिखा है फॉलोइंग अमाउंट्स आर टैक्स्ड एक्सक्लूसिवली टू स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज, ठीक है। अच्छा, जो ये सारे पॉइंट्स को बहुत ब्रीफली यहाँ कवर किया गया है, फोकस करना जरूरी है। इनफैक्ट मॉड्यूल में ये वाले पॉइंट पे बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले क्वेश्चंस है, ठीक है, ध्यान दो क्या लिखा है। प्रोविजन ऑफ स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन और पर्सनल अटेंडेंट, ठीक है, ये जो भी आपके डोमेस्टिक सर्वेंट्स हो गए जो घर पे काम करते हैं, ये सब उसी कैटेगरी में आ रहा है। स्वीपर झाड़ू पोछा करने वाला, गार्डनर हो गया, वॉचमैन हो गया, या फिर कोई पर्सनल अटेंडेंट हो गया, राइट। ये जो भी आपके डोमेस्टिक सर्वेंट्स है, इसमें आपको खुद को क्या सवाल पूछना है, प्लीज ध्यान से सुनना। पहली चीज आपको ये पूछना है, क्या ये ऑब्लिगेशन है एम्प्लॉय का। कैन यू टेल मी व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय, ये बताओ। ऑब्लिगेशन मतलब जिम्मेदारी, ठीक है। अच्छा बच्चों, नॉर्मली क्या होता है मैं आपको बताता हूं, अगर सपोज इन सारे डोमेस्टिक सर्वेंट को एम्प्लॉय ने खुद से हायर किया है, ठीक है, सपोज इमेजिन करो मैं खुद से मेरे घर पे स्वीपर को, गार्डनर को, वॉचमैन को, पर्सनल अटेंडेंट को मैं खुद से लगा रहा हूं, मतलब उसको सैलरी भी देने की जिम्मेदारी मेरी है, मेरे एम्प्लॉयर की नहीं है,
क्योंकि मैंने खुद से उनको लगाया काम पे, बराबर। तो अगर मैं इन इन लोगों को खुद से काम पे लगा रहा हूं तो इनको पैसा देने का मेरा ऑब्लिगेशन बन जाएगा। अगर ये ऑब्लिगेशन है, अच्छा ये जनरल चीज दिमाग में रखो, हमेशा ये दिमाग रखना है आपको, एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय इज फुल्ली टैक्सेबल अगर वो एम्प्लॉयर भर रहा है तो। ठीक है, यहाँ क्या लिखा देखो, अगर ये ऑब्लिगेशन है फिर ये मैटर ही नहीं करता एम्प्लॉय स्पेसिफाइड है या नॉन स्पेसिफाइड है, ये सबको टैक्सेबल होगा, सबको टैक्सेबल होगा, बराबर। अच्छा, अब नीचे क्या लिखा है, नॉट ऑब्लिगेशन। कैन यू टेल मी व्हाट इज मीनिंग ऑफ नॉट ऑब्लिगेशन? ये सब लोगों को पैसा देना एम्प्लॉय का ऑब्लिगेशन कब नहीं होगा? जब एम्प्लॉयर ने खुद से इनको अपॉइंट करके रखा है एम्प्लॉय के लिए, सही है। अभी ऐसा कब होता है मैं आपको बताता हूं बच्चों, बहुत सारे ऐसे पोस्ट होते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जहां पे आपको घर मिलता है, नौकर चाकर सब गवर्नमेंट खुद ही अपॉइंट करके देती है आपको। अगर नौकर लोगों को गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है मतलब वो मेरा ऑब्लिगेशन नहीं है, वो मेरा ऑब्लिगेशन नहीं है। बट अगर मैंने खुद से नौकर को अपॉइंट किया तो वो मेरा ऑब्लिगेशन बन जाएगा। इन दैट केस सभी कैटेगरी के एम्प्लॉइज को टैक्सेबल होगा, स्पेसिफाइड हो या नॉन स्पेसिफाइड हो। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है बच्चों, ऑब्लिगेशन अगर है तो हर जगह टैक्सेबल है, अगर ऑब्लिगेशन नहीं है सिर्फ टैक्सेबल होगा स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज को, नॉन स्पेसिफाइड को ये होगा एग्जेम्प्ट, नॉट टैक्सेबल। इस पे और कॉन्फिडेंस लाना है, क्या करोगे, मॉड्यूल में क्वेश्चन लिखा है वो पढ़ो, उसके 2 बिट्स है मेरे ख्याल से, नॉट रॉन्ग, तो वहां पे आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली इसका कैसे हम लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं, राइट। चलो ये मैंने आपको बताया। अच्छा नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे, फैसिलिटी ऑफ यूज ऑफ गैस इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाइड बाय एम्प्लॉयर। अच्छा इसके बारे में भी बच्चों मैं आपको बताऊंगा, जस्ट मिनट, ये यहां से आपको बताने की कोशिश करता हूं। इसका चार्ट बना है क्या, लेट मी जस्ट सी। ओके यस, ये यहाँ पे देखो, इसको यहां से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। क्या लिखा है चार्ट में, थोड़ा ऑब्जर्व करो, परक्विजिट इन केस ऑफ बिल पेमेंट। अभी देखो क्या होता है, कोई भी बिल हो सकता है, ठीक है, टेलीफोन का बिल हो गया, लाइट का बिल हो गया, गैस का बिल हो गया, ये अगर एम्प्लॉई का एम्प्लॉयर भर रहा है तो क्या करना है, सबसे पहले ये देखो यहाँ क्या लिखा है, फोन का बिल या टेलीफोन का बिल एग्जम्प्ट है इन ऑल केसेस। इसका लॉजिक मैंने आपको क्लास में भी बताया था, आप अभी लॉजिक बता सकोगे तो बहुत अच्छी बात है। बताओ ना यार, अगर मैं एम्प्लॉई और मेरे फोन का बिल मेरा एम्प्लॉयर भर रहा है, एग्जाम क्यों किया? क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा ना कि हम लोग उसका बाइफरकेशन कैसे करेंगे कि मैंने फोन को कितने बार ऑफिस के पर्पस के लिए यूज किया और कितने बार मैंने घर के पर्सनल काम के लिए यूज किया, सही है, इसलिए इसको एग्जाम कर दिया, बराबर, क्योंकि इसका मेथड कैलकुलेशन का बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अदरवाइज, फुल्ली एग्जाम, बराबर। ये सेम लॉजिक कहां लगा था कि ऑफिस के लिए यूज के लिए होगा, कंप्यूटर और लैपटॉप, सेम यहां पर एप्लीकेट हो रहा है, नथिंग डिफरेंट, ठीक है। चलो और क्या लिखा है, इलेक्ट्रिसिटी गैस और वाटर सप्लाई। अब देखो, इज इट ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय, फिर से बताओ, ये वापस ऑब्लिगेशन ऑब्लिगेशन का खेल चल रहा है। बताओ ऑब्लिगेशन मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, वाटर सप्लाई, एम्प्लॉय का ऑब्लिगेशन कब होगा, जब एम्प्लॉय ने खुद से एफर्ट लेके ये कनेक्शन लगवाया है तो उसका पैसा भी उसी को देना है, बराबर, ठीक है। सपोज मैं इमेजिन करो मेरे नए घर के लिए मैं नए जगह पे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लगवा रहा हूँ खुद से आगे होते हुए, तो ये मेरा ऑब्लिगेशन हो जाएगा। ऑब्लिगेशन इज ऑलवेज टैक्सेबल इन ऑल द केसेस। क्या ये सेम पॉइंट अभी अभी हमने देखा है, देख लो, कंपैरिजन करके देख लो। ऑब्लिगेशन है हर जगह टैक्सेबल, इधर भी और इधर भी, स्पेसिफाइड हो चाहे नॉन स्पेसिफाइड हो, हर जगह टैक्सेबल होता है। अच्छा बट अगर ऑब्लिगेशन नहीं है तो ये सिर्फ टैक्सेबल कहां होगा, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। कैन बी से ये वाला चार्ट और ये वाला चार्ट एग्जैक्ट सेम है, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, सेकंड वाला फर्स्ट वाला सेम चल रहा है, सेम कहानी, नथिंग डिफरेंट। इसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा मैंने बताया, टेलीफोन या मोबाइल का बिल जो है वो अगर आपका एम्प्लॉयर भर रहा है तो ये फुल्ली एग्जम्प्ट होगा फॉर अ रीजन, सही है। चलो तो ये मैंने आपको बताया। अच्छा थर्ड पॉइंट पे आते हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं वैसे, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को कौन से चीजें टैक्सेबल है, बराबर। स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, पर्सनल अटेंडेंट बताया मैंने, गैस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल ये भी बताया। फ्री और कंसेशनल टिकट, इसमें एक ही चीज दिमाग में रखो, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते। इनफैक्ट मेरे ख्याल से मैंने आपको क्लास में यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ लिखने के लिए बोला है, चेक करो। फ्री और कंसेशनल टिकट में आपने ब्रैकेट में कुछ लिखा होगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। क्या लिखा है मैं आपको याद दिलाता हूं, रेलवे, रेलवे या एविएशन कंपनी के एम्प्लॉइज को ये होता है एग्जम्प्ट, लिखा है क्या, है ना, लिखना चाहिए, मैंने बताया क्लास में।
चलो एक बार नहीं लिखा तो मैं आपको यहाँ पे पहले कहानी सुन लो, उसके बाद लिखना तो ज्यादा बेटर तरीके से याद रहेगा एवरीवन। ठीक है, ऐसा लग रहा है ना कि कितनी सारी चीजें लर्न करनी है, बराबर ना? हाँ वैसे ही है, टैक्स वैसे ही है। चलो अभी क्या बता रहा हूँ, सुन लो बच्चों। ये देखो कहानी क्या है ना, पहले स्टोरी सुनते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा मैक्सिमम यहाँ पे क्या चल रहा है। ओके बच्चों, हम लोग एक ऐसे एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं जो बेचारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करता है, जहां पे सामान को लेके दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है या फिर पैसेंजर को कहीं पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, नाउ कोई एम्प्लॉय ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम कर रहा है मतलब क्या सर? बहुत सिंपल है, से हो सकता है कि वो रेलवे में काम कर रहा है, बराबर? ठीक है, या फिर हो सकता है कि वो एविएशन कंपनी के लिए काम कर रहा है, करेक्ट? अच्छा बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अब प्लीज ध्यान से सुनना, मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग आंसर करना। एम्प्लॉयर क्या कर रहा है? एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को बोलता है कि तेरा टिकट का पैसा मैं दूंगा। टिकट का पैसा कौन दे रहा है? मैं दूंगा। बच्चों एक क्वेश्चन का आंसर करो, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के टिकट का पैसा दे रहा है, एम्प्लॉय कौन है? ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम कर रहा है, मतलब रेलवे के लिए काम करे या एविएशन कंपनी के लिए काम करे। सपोज इंडियन रेलवे में कोई काम करता है, ठीक है, या फिर से कोई स्पाइस जेट के लिए काम कर रहा है सपोज, ठीक है, ऐसे लोगों को टिकट का पैसा कंपनी दे रही है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय का कुछ फायदा है या नहीं है? आपको क्या लगता है? आप लोग कॉमन सेंस लगा के बोलना। तो इमेजिन करो बच्चों, से कोई एयर होस्टेस है, ठीक है, कोई एयर होस्टेस है जो स्पाइस जेट में काम करती है, ठीक है, स्पाइस जेट बोल रही है आप एयर होस्टेस हो, हम आपके टिकट का खर्चा हम उठाएंगे, तो ये फायदा है क्या? वो एयर होस्टेस क्या बोलेगी? उठाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि मेरा तो काम है घूमने का। फ्लाइट में ट्रैवल करेगी वो, ऑब्वियसली सही है ना, तो उसका टिकट का खर्चा कौन उठाएगा? कंपनी उठाएगी, बराबर? इमेजिन करो सपोज से कोई पर्सन है जो रेलवे में काम कर रहा है, ठीक है, अभी रेलवे में काम कर रहा है, तो बेसिकली बच्चों रेलवे के बहुत सारे एम्प्लॉइज को रेलवे में बेसिकली ट्रेन में ट्रैवल करना पड़ता है, हो सकता है। इन दैट केस बच्चों, यहाँ पे जो भी टिकट का खर्चा है वो अगर उनको एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो कुछ एहसान नहीं हो, वो तो उनका काम है वो करने का, ठीक है। नाउ आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अभी एयर होस्टेस के एंगल से अगर ये सोचोगे, तो अगर स्पाइस जेट ने कोई एयर होस्टेस का टिकट का खर्चा उठाया, कोई एहसान नहीं है, क्योंकि वो उसका काम ही कर रही है, ऑफिशियल पर्पस के लिए जा रही हो। इन दैट केस ये पूरा होगा एग्जाम। मोटा मोटी आपको दिमाग में क्या रखना है, रेलवे या एविएशन में अगर एम्प्लॉय कुछ काम कर रहा है और एम्प्लॉयर ने उसको टिकट का पैसा दिया है, ये कर दो एग्जाम। ये क्या करना है? एग्जाम, खत्म। अच्छा, अगर इसके अलावा आपको क्वेश्चन में लीव ट्रैवल कंसेशन आया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको उससे कंफ्यूज कर लेते हैं। व्हाट इज एलटीसी? एलटीसी में मैंने एग्जांपल क्या दिया था, मुंबई से कोई जा रहा है कश्मीर घूमने के लिए, ये अलग कहानी हो गई। अगर वो कश्मीर घूमने के लिए जा रहे हैं बच्चों, इन दैट केस क्या होगा, एलटीसी जो है 10(5) के हिसाब से पहले ऐड करते हैं, फिर लेस करते हैं जितना खर्चा हुआ टिकट का, खत्म। सिंपल रखो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला आपको, रेलवे या एविएशन कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए होगा एग्जाम, बाकी जगह टैक्सेबल, खत्म। इतना आपको ब्रॉडली दिमाग में रखना है। वो भी किसको टैक्सेबल होगा? स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज को, राइट। चलो भी ये ठीक है, ये वाले पॉइंट पे आते हैं, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ध्यान दो। यूज ऑफ मोटर कार, यूज ऑफ मोटर कार, ठीक है। चलो मैं आपको एक काम करता हूँ, पहले पहले कहानी सुनाता हूँ, तो आपको ये मोटर कार वाला पॉइंट बहुत जल्दी लेना होगा, ठीक है। मोटर कार, मोटर कार, ठीक है ना बच्चों। देखो मोटर कार के केस में आप लोग एक काम करो, पहले वो मोटर कार का एक अलग से डब्बा बनाया हुआ है बॉक्स, उसको रखो सामने, ठीक है। अब इसको कैसे दिमाग में रखना है मैं आपको एक हिंट देता हूं। बिफोर वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट, मैं आपको एक रैंडम ऐसा ही फैक्ट बता रहा हूं, फैक्ट मतलब आपको लर्न करवा रहा हूं, ठीक है। सुनो बच्चों, अगर सपोज कोई पर्सन है जो ओला या उबर करता है, ओला या उबर पे घूम रहा है सपोज, ठीक है, तो ऐसा दिमाग में रखो, अगर वो छोटी गाड़ी में घूमता है तो 600 रुपए हर महीने का भरता है सपोज, दिमाग में रखो। और अगर वो बड़ी गाड़ी में घूमता है तो 900 रुपए हर महीने का ओला या उबर को देता है। ये नंबर्स दिमाग में रखना है, बिकॉज टेबल में आगे नंबर्स आपको लर्न करना है। इसको कनेक्ट करेंगे कहीं ना कहीं से, फिर से बता रहा हूँ। ओला या उबर में, अभी ओला या उबर बहुत बार हम लोग देखते हैं बच्चों, मेट्रो सिटीज में एम्प्लॉइज यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या दिमाग में रखोगे, अगर मैं छोटी गाड़ी में घूम रहा हूँ, हर महीने मेरे को कितना देना पड़ता है ओला या उबर को? 600 रुपए, और बड़ी गाड़ी के लिए 900 रुपए। ये क्यों दिमाग में रखना है?
आगे कनेक्ट करके मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा, बराबर। चलो ये अभी इतना मैंने बताया, अब क्या करना है, अब सुनो अच्छे से। सी बच्चों यहाँ पे अभी मोटर कार के केस में क्या होता है, मोटर कार जो है बच्चों ये बहुत बार यूज कैसे करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं इसकी पूरी कहानी, ठीक है। या तो मोटर कार को आप फुल्ली पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, फुल्ली पर्सनल यूज हो गया, ठीक है, या फिर पार्टली पर्सनल यूज हो गया, पार्टली पर्सनल यूज हो गया या पार्टली ऑफिशियल यूज हो गया, या फिर आप फुल्ली ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, फुल्ली ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो। अब क्या दिमाग में रखना है आप लोग, प्लीज इस पे फोकस करो। इसका आंसर क्या कोई कर सकता है? से इमेजिन करो मैं एम्प्लॉई हूं, मेरे को एम्प्लॉयर ने गाड़ी दी है, पेट्रोल डीजल का खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है, पूरा का पूरा मैं वो गाड़ी का यूज कर रहा हूं ऑफिशियल पर्पस के लिए, क्लाइंट विजिट के लिए, या फिर से ऑफिस से क्लाइंट के प्लेस पे जाना है, वहां से वापस आना है, मैं खुद के पर्सनल पर्पस के लिए इसको बिल्कुल यूज नहीं कर रहा हूं। अगर फुल्ली ऑफिशियल यूज है तो क्या मेरा कुछ खुद से फायदा है इसमें? इज इट टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट? ये हो गया एग्जेम्प्ट, सही है ना, ये हो गया एग्जेम्प्ट, इसकी कहानी यही खत्म हो गई, ये पूरा एग्जेम्प्ट है, खत्म। अच्छा, बट अगर मोटर कार को फुल्ली पर्सनल यूज के लिए क्या है तो क्या होगा, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट? आप लोग खुद से बताओ, ये क्या होगा? दिस वुड बी टैक्सेबल, ठीक है। अच्छा, ये टैक्सेबल कैसे होगा ये हम लोग देख लेते पहले, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, फिर से बता रहा हूं आपको, मोटर कार को आपको 3 हिस्सों में बांटना है। अच्छा, मेरे को लगता है आपने ऐसा शायद पहले कभी इस तरीके से चार्ट नहीं बनाया, तो देखते हैं, अगर आपको इजी लग रहा है तो आप इस तरीके से चार्ट बना सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए देख लेते हैं, फिर से बता रहा हूं, मोटर कार को 3 तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो फुल्ली पर्सनल, नहीं तो पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल, नहीं तो फुल्ली ऑफिशियल। फुल्ली ऑफिशियल में अपना कुछ भी फायदा नहीं है, एम्प्लॉयर के काम के लिए यूज करें, एग्जाम, ये तो बहुत ईजी है। फुल्ली पर्सनल यूज क्या होगा, टैक्सेबल। कैसे होगा टैक्सेबल, इसका चार्ट मैंने बना के दिया आपको, ये देखो यहां पे आता है, देख लो क्या लिखा है यहाँ पे, कार यूज फॉर पर्सनल पर्पसेस फुल्ली, पूरी तरीके से। क्या लिखा है यहाँ पे, कार का ओनर अगर एम्प्लॉयर है या एम्प्लॉयर ने उसको किराए पे लिया है, इसको सेम ट्रीट करो फर्नीचर जैसा। आंसर आप लोग करोगे, फर्नीचर जैसा ट्रीटमेंट मतलब गाड़ी का मालिक एम्प्लॉयर है, उसने पूरा यूज करने के लिए दे दिया एम्प्लॉय को, क्या करोगे? मालिक एम्प्लॉयर है तो 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, अगर मालिक एम्प्लॉयर नहीं है उसने किराए पे लिया तो रेंट का अमाउंट, खत्म, बराबर। अच्छा, कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉई, सपोज गाड़ी एम्प्लॉई की है और उसका पेट्रोल और डीजल का खर्चा एम्प्लॉयर करवा रहा है, तो जितना खर्चा करवाए उतना फायदा, फुल्ली टैक्सेबल, खत्म, इजी है बहुत, बराबर। क्या लिखा है यहाँ पे, अबाउट चार्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल एम्प्लॉइज स्पेसिफाइड और नॉट। अगेन मॉडल स्टोरी क्या है बच्चों, यहाँ पे आता है, ये देखो ये वाला पॉइंट जो है इसका हिस्सा बड़ा सिंपल है, और ये तो फुल्ली एग्जाम्प्ट हो गया। मेन अपने को किस पे फोकस करना और दिमाग में रखना है, पार्टली पर्सनल यूज एंड पार्टली ऑफिशियल यूज, इसको लर्न करना जरूरी है। और इसके लिए आपको जो टेबल दिया है मॉड्यूल में या आपके नोट्स में, उस पर आपको ध्यान देना जरूरी है, सही है। अब हम लोग टेबल से इसको पढ़ते हैं तो आपको ये दिमाग में रहेगा, करेक्ट। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, मैं आपको पहले एक इजी वाला पॉइंट बताता हूं, सुन लो। गाड़ी एम्प्लॉयर की है, एम्प्लॉयर की गाड़ी, एम्प्लॉयर कौन है, ओनर है, ठीक है, और सारे खर्चे जो है एम्प्लॉयर ही कर रहा है, एम्प्लॉयर जो है सारे एक्सपेंसेस बियर कर रहा है। एक्सपेंसेस मतलब गाड़ी के 2 खर्चे होते हैं, एक तो गाड़ी को खरीदना पड़ेगा, दूसरा गाड़ी में पेट्रोल भरवाना पड़ेगा, उसके रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा होता है, ठीक है। गाड़ी का मालिक एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉयर ने उसके सारे खर्चे किए, ऐसे में क्या होगा, ऐसे में परक्विजिट का अमाउंट बहुत सिंपल है, 1800 रुपए पर मंथ, अगर छोटी गाड़ी है तो स्मॉल कार, 2400 रुपीज पर मंथ अगर बड़ी गाड़ी है तो बिग कार, सिंपल। फिर से रिपीट करो, देखो सबसे ज्यादा टैक्सेबल अमाउंट यही हो सकता है, एम्प्लॉयर गाड़ी का ओनर है और एम्प्लॉयर ने सारे खर्चे किए, सब कुछ एम्प्लॉयर ही कर रहा है, एम्प्लॉय कुछ नहीं कर रहा है। और एक कौन से पर्पस की बात कर रहा हूं मैं, पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल। कैन यू टेल मी व्हाट इज मीनिंग ऑफ पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल, क्या मीनिंग है इसका? गाड़ी वो घर से ऑफिस के लिए लेके जाता है और ऑफिस से वापस शाम को अपने बीवी बच्चों को घुमाने के लिए सेम गाड़ी यूज कर रहे हैं, हो गया पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल, ठीक है। ऐसी कहानी है, गाड़ी कौन किसकी है, एम्प्लॉयर की, खर्चे कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर, सब कुछ कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर। परक्विजिट का अमाउंट कितना है, 1800 रुपए पर मंथ छोटी गाड़ी, 2400 रुपए पर मंथ बड़ी गाड़ी, खत्म। कभी कभी गाड़ी में गाड़ी के साथ ड्राइवर भी होता है, तो ड्राइवर का आपको याद से 900 रुपए पर मंथ ऐड करना है, ड्राइवर के साथ है तो कितना ऐड करोगे, 900 रुपीज पर मंथ ऐड करोगे, सिंपल है हिसाब, राइट।
अच्छा बच्चों, अब मैं आपको एक और सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, आपको देखो ये लिंक करने आ रहा है क्या, ठीक है। सपोज इमेजिन करो एम्प्लॉयर जो है वो एक्सपेंसेस बियर कर रहा है, या फिर से एम्प्लॉयर जो है ओनर है कार का। सपोज एम्प्लॉयर कौन है, कार का ओनर है, ठीक है। और एम्प्लॉय जो है वो सारे खर्चे उठा रहे हैं। मीनिंग बताओ इसका क्या है। एम्प्लॉयर गाड़ी का ओनर है और एम्प्लॉयर गाड़ी का ओनर है, एम्प्लॉय क्या कर रहा है, गाड़ी के खर्चे उठा रहे हैं। बच्चों ऐसा अगर होगा तो परक्विजिट का अमाउंट ज्यादा होगा या कम होगा। देखो एम्प्लॉय क्या बोल रहा है, एम्प्लॉय बोल रहा है एम्प्लॉयर को, सर मैंने खुद से मेरे जेब से खर्चे उठाए, गाड़ी भले ही आपकी है बट पेट्रोल डीजल मैं भरवा रहा हूं, ठीक है। अगर ऐसा है तो क्या करना है, ये देखो यहां पे आते ही यहां से आपको थोड़ा बेटर तरीके से समझ में आएगा। जस्ट अ मिनट, मोटर कार में आते हैं। ये देख लो क्या बताया मैंने, कार का ओनर कौन है, कार का ओनर है अपना, एक सेकंड क्या किया मैंने यहाँ पे, कार का ओनर एम्प्लॉयर बताया ना मैंने, एक सेकंड, कार का ओनर एम्प्लॉयर है बराबर। और एम्प्लॉय क्या कर रहा है, एम्प्लॉय उसके खर्चे बियर कर रहा है। देख लो यहाँ पे एक्सपेंसेस कौन बियर कर रहा है, एम्प्लॉय बियर कर रहा है। बच्चों अगर एम्प्लॉयर गाड़ी का ओनर है और एम्प्लॉय उसके खर्चे बियर कर रहा है, तो अभी मैंने आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछा था, बताओ मैंने आपको क्या बोला था, नॉर्मली अगर मेरे पास गाड़ी नहीं है, सपोज मेरे पास गाड़ी नहीं है और मेरे को गाड़ी का खर्चा बियर करना है, मैंने अभी आपको ओला और उबर का एग्जाम्पल बताया था, क्या था नंबर बताओ, हर महीने ओला या उबर को देने में मेरा कितना खर्चा होगा, बोलो 600 रुपए छोटी गाड़ी के लिए और 900 रुपए बड़ी गाड़ी के लिए। दिस इज फॉर स्मॉल कार एंड दिस इज फॉर बिग कार। सेम नंबर यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया। ये नंबर कहां से है, क्योंकि गाड़ी का मालिक कौन है, एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉय क्या कर रहा है, सिर्फ खर्चे उठा रहा है। बट अगर सपोज इमेजिन करो एम्प्लॉयर की गाड़ी नहीं रहती थी तो उसको ओला या उबर करना पड़ता था, तो ये नंबर उस हिसाब से आपको दिमाग में रखना है, 600 रुपए छोटी गाड़ी के लिए, 900 रुपए बड़ी गाड़ी के लिए। कंपेयर टू दिस नंबर इज वेरी स्मॉल, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय जो है खुद पूरे खर्चे उठा रहा है। दैट इज द लॉजिक, नथिंग एल्स, ठीक है। अच्छा ब्रॉडली आपको इतना ही दिमाग में रखना है बच्चों। प्लस अगर ड्राइवर भी दिया है तो ड्राइवर के यहाँ से कितना ऐड करोगे, 900 रुपीज पर मंथ, सही है। आपको एग्जाम में इतने ही पॉइंट्स पे क्वेश्चन आता है और कुछ ज्यादा कंफ्यूज भी नहीं करो आपको। फिर से गाड़ी का ओनर एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉयर खर्चे भी कर रहा है, तो टोटल अमाउंट कितना, 1800 रुपए छोटी गाड़ी, 2400 रुपए बड़ी गाड़ी, ड्राइवर के साथ 900 रुपए ऐड करना है। अगर गाड़ी का ओनर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय ने खर्चे किया है तो अमाउंट जो है चेंज हो जाएगा, 600 रुपए पर मंथ छोटी गाड़ी के लिए, 900 रुपए पर मंथ बड़ी गाड़ी के लिए, और अलग से 900 रुपए आपको ड्राइवर का करना पड़ेगा ऐड। मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे इसी टेबल से, यही पूछेंगे आपको और कुछ नहीं पूछने वाले, ठीक है। तो ब्रॉडली आपको इतना रखना है दिमाग में, बाकी सारी चीज तो आपके सामने है। फुल्ली पर्सनल यूज कैसे टैक्सेबल होगा ऑलरेडी बताया, फुल्ली ऑफिशियल यूज पूरा एग्जाम होता है, पार्टली पर्सनल यूज इस तरीके से करना है, राइट। इन सिंपल लैंग्वेज ये जो टेबल है ना, इसमें पहले नंबर का पॉइंट और तीसरे नंबर का पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से चेक करके जाना है, दैट इज ऑल, बराबर। अच्छा बच्चों अभी इसमें एक लास्ट पॉइंट रह गया है, वो आपको ब्रीफली बता देता हूं, ज्यादा कुछ बचा नहीं। फिर क्या लिखा है, देखो यहाँ पे लास्ट पॉइंट यहाँ लिखा है, प्रोविजन ऑफ फ्री और कंसेशनल एजुकेशनल फैसिलिटीज फॉर एम्प्लॉइज चिल्ड्रन और एनी मेंबर ऑफ हाउस होल्ड। मतलब बच्चों बहुत बार हम लोग ऐसे देखते हैं कि एम्प्लॉयर की खुद की स्कूल है, स्कूल किसकी है, एम्प्लॉयर की, और एम्प्लॉयर की स्कूल में एम्प्लॉय के बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। अगर ऐसा है, कैन एनीवन टेल मी कितना अमाउंट एग्जम्प्ट होता है और उसके ऊपर टैक्सेबल होता है, 1000 रुपीज, 1000 रुपीज का नंबर। ये यहां से हम लोग एक बार देखते हैं, रुक जाओ, ये लिखना है, लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे, एजुकेशनल फैसिलिटी इन एम्प्लॉयर्स इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट एम्प्लॉयर की है, किसके बच्चे जा रहे हैं, एम्प्लॉय के खुद के बच्चे जा रहे हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन डज नॉट एक्सीड 1000 पर मंथ पर चाइल्ड नील। मतलब सपोज इमेजिन करो 900 रुपए हर महीने का खर्चा है, तो पूरा एग्जाम कर दो। अगर से 1900 दिया तो 1900 पर मंथ दिया तो पहले ऐड करो 1900 पर मंथ के हिसाब से, माइनस करो 1000 पर मंथ के हिसाब से, सिंपल इजी है, करेक्ट। और अगर सपोज बच्चों एम्प्लॉई के बच्चे नहीं जा रहे हैं, उसके घर के कोई दूसरे अगर मेंबर्स जा रहे हैं, उनके बच्चे जा रहे हैं, उसके भाई के बच्चे जा रहे हैं, इन दैट केस यहाँ लिखा है जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है वो सिमिलर इंस्टीट्यूशन के हिसाब से हम लोग कंपेयर करते हैं और टैक्सेबल करते हैं उसको। आपको ये वाला पॉइंट ज्यादा दिमाग रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये 1000 रुपए जो है ना, ये वाला पॉइंट आपको दिमाग रखना है, बाकी कुछ है नहीं इसमें तो, राइट। तो ये है आपका सारा का सारा पॉइंट स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज का।
ये अगर हो गया है तो अभी भी क्या करना है, अभी हम लोग आते हैं कुछ 2-3 पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको थोड़ा इसका चार्ट अगेन दिमाग में रखना पड़ेगा। ग्रेचुइटी 3 पॉइंट्स करते हैं, उसके बाद एक अमेंडमेंट बताऊंगा, फिर हम लोग इसको करेंगे क्लोज। ठीक है, कौन से 3 पॉइंट्स बच्चों? रिटायरमेंट बेनिफिट्स कौन से होते हैं? ग्रेचुइटी, पेंशन और कौन सा होता? हाँ, कौन सा बोल रहे हो? लीव एंड कैश, राइट। ग्रेचुइटी, पेंशन एंड लीव एंड कैश, ये 3 करते हैं, 3 ब्रॉड बड़े चार्ट से इसके। उसके बाद एक अमेंडमेंट आया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा अमेंडमेंट? एक अजीब सा फॉर्मूला है, ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा मैं, 17 सेक्शन में आता है। ओके, चलो अभी पहले मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना बच्चों। सबसे पहले हम लोग ग्रेचुइटी का चार्ट करते हैं, चलो ठीक है, ग्रेचुइटी पे आते हैं पहले। अच्छा, गिफ्ट वाला पॉइंट बताओ अगर आपको लेना है तो। हाँ, गिफ्ट वाला क्या होता है? एक सेकंड सुन लो, पहले मैं ब्रीफली बताता हूँ, फिर चार्ट जल्दी से चेक करते हैं। बच्चों, गिफ्ट अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है कैश में दे रहा है, कैश में, फुल्ली टैक्सेबल, कैश में दिया है तो। कैश में अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया है, फुल्ली टैक्सेबल। अच्छा, काइंड में दिया है तो उसका अमाउंट 5,000 के ऊपर है तो 5,000 का एग्जाम्पशन हमको मिल जाएगा। 5,000 के नीचे है तो पूरा एग्जाम्प्ट होता है, सिंपल। कैश में दिया तो फुल्ली टैक्सेबल, और काइंड में दिया तो 5,000 तक एग्जाम्प्ट, उसके ऊपर टैक्सेबल। इजी कहानी है। अच्छा, अभी यहाँ कंफ्यूजन में नहीं रहना है। अभी क्या होता है आपको बताता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सभी हेड्स पढ़ के जाते हैं एग्जाम में, और एग्जाम में वो सिंपल आपको क्वेश्चन पूछता है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कैश में गिफ्ट दिया 10,000 रुपए का। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, अरे यार 10,000 का गिफ्ट दिया, 50,000 से नीचे है। वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पढ़ने के बाद अपने दिमाग में क्या होता है, 50,000 से नीचे मतलब पूरा एग्जाम्प्ट होगा, एग्जाम्पशन नहीं देना है। क्यों? ये सैलरीज हेड में आ गया, हेड चेंज हो गया इसका। सैलरीज हेड में आने के बाद पूरी कहानी चेंज हो जाती है। फिर इसे सिंपल करता हूं, कैश में दिया पूरा टैक्सेबल, काइंड में दिया 5,000 तक एग्जाम्प्ट, उसके ऊपर टैक्सेबल। मॉडल में इसके 2 तरीके अलग दिए हैं, मैं जो बता रहा हूं वो एक वाला तरीका आप लोग दिमाग में रखो तो कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट। चलो, तो ये गिफ्ट का पूरा मैंने आपको मोटा मोटी हिस्सा बताया, देख लो अच्छे से, ठीक है। कोई और पर्सन से गिफ्ट मिला है तो आप क्या करोगे, टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कर दोगे। बट अगर आपके एम्प्लॉयर ने दिया है तो सैलरीज में आएगा, और सैलरीज में गिफ्ट का सब क्या है, कैश में टैक्सेबल, काइंड में अगर मिला है तो 5,000 तक एग्जाम्प्ट, उसके ऊपर टैक्सेबल। 10,000 का कोई गिफ्ट दिया तो काइंड में कितना टैक्सेबल करोगे आप? 5,000 ही टैक्सेबल करोगे आफ्टर टेकिंग एग्जाम्पशन, ठीक है। लिखा है यहाँ पे, अमाउंट ऑफ एग्जाम्पशन इज फिक्स्ड, देयरफॉर अमाउंट अबव 5,000 शैल बी टैक्स। उसके ऊपर के अमाउंट को टैक्सेबल करना है, इजी है। चलो, ये तो गिफ्ट वाला मैंने आपको पॉइंट बताया। अभी जल्दी से हम लोग ना ग्रेचुइटी वाला क्विकली एक बार चेक कर दे बच्चों। ओके, बिफोर वी स्टार्ट विद दिस ग्रेचुइटी, मैं आपको पहले ब्रॉडली ग्रेचुइटी का मतलब बताता हूँ। आप लोग बता सकते हो ग्रेचुइटी मतलब क्या, क्यों देता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी? ज्यादा टाइम काम किया, कंटिन्यूस काम किया। अगर कोई एम्प्लॉई एम्प्लॉयर के पास 5-6 साल से लगातार है, ठीक है, मतलब वो लॉयल है, उसने जल्दी जॉब चेंज नहीं किया, इस चक्कर में उसको ग्रेचुइटी देना जरूरी हो जाता है, बराबर। अच्छा, अब ग्रेचुइटी की कहानी क्या है? अगर ग्रेचुइटी रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द सर्विस तो फुल्ली टैक्सेबल है, बट अगर रिटायरमेंट या डेथ में मिला है तो एग्जम्पशन मिल सकता है। ऐसा क्यों? ड्यूरिंग द सर्विस को ग्रेचुइटी ले रहा है मतलब वो रुक रुक के ले रहा है। जब भी कोई पर्सन रुक रुक के अमाउंट लेता है तो उसको टैक्स करो, सही है। सिंपल सा रूल ये है, अगर आप रुक रुक के पैसा उठाते हो मतलब आप में पेशेंस नहीं है, इन दैट केस आपको पनिश किया जा रहा है, आपको टैक्सेबल हो जाएगा। अगर ड्यूरिंग द सर्विस लिया तो फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है। अगर रिटायरमेंट के बाद या डेथ के बाद अगर वो पैसा लेता है, उसमें से वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या सिविल सर्विस में या लोकल अथॉरिटी का एम्प्लॉई, फुल्ली एग्जेप्ट, ठीक है। अच्छा, बट अगर कोई दूसरे एम्प्लॉइज है बच्चों, तो ये उसको ग्रेचुइटी का एग्जम्पशन कितना मिलेगा, ये डिपेंड करता है वो ग्रेचुइटी के एक्ट में कवर्ड है या नहीं है। ग्रेचुइटी का एक्ट कौन सा है? पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972, ठीक है। कवर्ड है तो अलग हिसाब है, नहीं है तो अलग हिसाब है। अच्छा, वैसे आपको एक मैं मोटा मोटी हिसाब बताता हूँ, सुन लो, ठीक है बच्चों। साल में है टोटल 12 महीने, साल में टोटल 12 महीने, बराबर। ये 12 महीने में से आधे महीने का सैलरी जो होता है, हाफ मंथ का जो सैलरी है, हाफ मंथ का जो सैलरी है, वो ग्रेचुइटी के तौर पे दिया जाता है, वो ग्रेचुइटी के तौर पे दिया जाता है, सही है।
मतलब सपोज इमेजिन करो किसने 10 साल काम किए, तो क्या होगा, 10 साल काम किए तो 10 इयर्स इनटू उसका जो हर महीने का सैलरी है उसका आधे महीने का सैलरी उसको मिलेगा एज ग्रेचुइटी। मतलब 1 साल काम किया तो आधे महीने का सैलरी, तो 10 साल काम किया तो इंटू 10 करके हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है। ये ब्रॉड दिमाग में रखो हिसाब, सही है। अच्छा इधर आते हैं और इधर चेक करते हैं यहाँ क्या लिखा है बच्चों। एग्जाम्पशन जो है वो 3 चीजों का लिस्ट है। फर्स्ट इज 20 लाख, इधर सेक्शन दिमाग में रखना है। 10-10-1 10-10-2 कब आएगा, ग्रेचुइटी एक्ट में कवर्ड है तो, और अगर ग्रेचुइटी एक्ट में कवर्ड नहीं है तो 10-10-3 आएगा। इसको बिल्कुल लाइटली मतलब एग्जाम में इसमें क्वेश्चंस आते हैं। चार्ट लर्न होना चाहिए आपको, लर्न लर्न, ठीक है। अच्छा अगर ग्रेचुइटी एक्ट में कवर हो रहा है तो 3 चीजों का लिस्ट है एग्जाम्पशन, 20 लाख ग्रेचुइटी रिसीव्ड, और लास्ट का लिखा है 15/26 into last on salary into number of completed years of service। 15/26 कहां से है, इसका लॉजिक मैंने आपको क्लास में बताया था। कैन एनीवन टेल मी, हमें आधे महीने का सैलरी देना है, एक महीने में कितने दिन, 30, उसमें से 4 दिन संडे का माइनस करो, कितना आ गया 26। मेरे को आधे महीने का सैलरी देना है तो 15/26, ठीक है, इनटू लास्ट ऑन सैलरी, हर महीने का सैलरी कितना होगा, इनटू कितने साल उसने काम किए, ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ग्रेचुइटी का अमाउंट निकलता है पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट के हिसाब से। राइट, सिंपल है। 3 चीजों का लिस्ट, ग्रेचुइटी रिसीव्ड ₹20 लाख फिक्स्ड अमाउंट, 15/26 इनटू लास्ट ऑन सैलरी इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस। इधर कुछ चीजों का ख्याल रखना है। क्या मतलब 20 लाख के ऊपर स्टार किया, मतलब पूरे एम्प्लॉयर के अक्रॉस लाइफ टाइम का नंबर है। एक एम्प्लॉय जिंदगी में अपने काफी सारे एम्प्लॉयर्स के पास काम कर सकता है क्या, यस। उसको 4-5 एम्प्लॉयर्स ने अगर ग्रेचुइटी दी है, सबका मिला के कलेक्टिव एग्जम्पशन 20 लाख का है, लाइफ टाइम का नंबर है, ठीक है। सेकंड, ग्रेचुइटी रिसीव्ड क्वेश्चन में दिया जाता है, ये वाला आपको कैलकुलेशन करना है 15/26 इनटू लास्ट ऑन सैलरी। बच्चों लास्ट ऑन सैलरी में इधर सैलरी का मतलब क्या है, यहां लिखा है बेसिक प्लस डीए इवन इफ इट इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। बस बेसिक और डीए दो ही ऐड करना है, खत्म, लर्न करना पड़ेगा यहाँ पे। राइट, नंबर ऑफ कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस क्या करना है बच्चों, 6 महीने के ऊपर जो है उसको हमें राउंड ऑफ करना है। यहाँ लिखा है 50 इयर्स 8 मंथ्स को क्या करोगे 51, 6 महीने के ऊपर है इसलिए उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राइट, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। अच्छा अगर ग्रेचुइटी एक्ट में कवर्ड नहीं है तो 20 लाख का 20 लाख सेम है, ग्रेचुइटी रिसीव का ग्रेचुइटी रिसीव सेम है। इधर का फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है 1/2 इंटू एवरेज मंथली सैलरी इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस। एवरेज मंथली सैलरी कैसे निकालोगे, यहां लिखा है 10 महीने का निकालना है इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ डेथ और रिटायरमेंट। 10 महीने का एवरेज क्यों, क्योंकि बहुत बार एम्प्लॉय क्या करता है आखिरी महीने में बहुत काम करता है तो उसका पूरे साल पूरी जिंदगी भर का उसका ग्रेचुइटी अमाउंट बढ़ जाता है, इसलिए एवरेज निकालने के लिए बोला गया यहाँ पे। राइट, एवरेज विल बी टेकन ऑफ 10 months immediately preceding the month of death or retirement, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों फ्रैक्शन को आपको इग्नोर करना है, बारीकी से आपको पढ़ना पड़ेगा तो ये लर्न भी होगा और आपको एग्जाम में करने भी आएगा। सो दिस इज हाउ यू डू कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुइटी, ठीक है। चलो ओके, ग्रेचुइटी के बाद में बच्चों जल्दी से आते हैं हम लोग पेंशन वाला पॉइंट, जो ना हम लोग पेंशन वाले पॉइंट को जल्दी से कवर करते हैं। रुक जाओ, पेंशन, ठीक है। राइट, पेंशन का चार्ट बहुत सिंपल है बच्चों। पेंशन के 2 पार्ट है, फर्स्ट इज कम्यूटेड, सेकंड इज अनकम्यूटेड। कैन यू टेल मी कम्यूटेड मतलब, लिखा है यहाँ पे लमसम, मतलब सब एक साथ आपको मिल रहा है। अनकम्यूटेड मतलब रुक रुक के पैसे उठा रहे हो। अच्छा लॉजिक तो यहाँ पे भी सेम वही है, ग्रेचुइटी में जो सेम लॉजिक था यहाँ भी सेम लॉजिक है। अगर आप पेंशन का पैसा रुक रुक के उठाते हो पनिश किया जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है, फुल्ली टैक्सेबल टू ऑल। बट अगर आप एक साथ एंड में उठाते हो लमसम प्लस आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो आपको फुल्ली एग्जम्प्ट होगा, ठीक है। बट अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो आपको क्वेश्चन पूछना है क्या आप ग्रेचुइटी आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर ग्रेचुइटी मिलता है, बताओ लॉजिक क्या, अगर ग्रेचुइटी मिलता है तो आपको पेंशन का एग्जम्पशन ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा, कम मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी ग्रेचुइटी मिल रहा है। बट अगर आपको ग्रेचुइटी नहीं मिल रहा है तो आपको एग्जम्पशन ज्यादा मिलेगा, सही है। सो दैट इज द लॉजिक। एग्जम्प्टेड अमाउंट कितना है 1/3 इंटू कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन। हमें फुल पेंशन कितना होगा रिवर्स कैलकुलेशन करके निकालना पड़ता है। ये चीजें मैं बोल रहा हूँ बट जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे मॉडल के देख के तो ही आपको समझ में आएगा मैं जो भी बता रहा हूँ अभी, बराबर। अगर कवर नहीं हुआ है तो 1/2 इंटू कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन। सिंपल लॉजिक क्या है, मोटा मोटी अपने को दिमाग में रखना है, ग्रेचुइटी अगर मिला है तो
एग्जम्पशन कम होगा, ग्रेचुइटी अगर नहीं मिला है तो एग्जम्पशन ज्यादा होगा, सिंपल। 1/2 एंड 1/3, 1/2 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1/3, बराबर ना, ठीक है। सो ये है पेंशन का हिसाब, राइट। तो जो पेंशन के बाद में एक और बड़ा पॉइंट है वो है आपका लीव एनकैशमेंट, ठीक है। लीव एनकैशमेंट बच्चों एग्जैक्टली क्या होता है ये ब्रॉडली बता रहा हूँ। लीव एनकैशमेंट मतलब बहुत सारे एम्प्लॉय छुट्टी लेते नहीं है जितनी छुट्टी उनको अलाउ की जा रही है, ठीक है। और वो क्या करते हैं, वो एंड में जब रिटायर होते हैं तब वो पूरा पैसा एक साथ मांगते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लीव एनकैशमेंट, राइट। अच्छा ये देख लो वापस सेम स्टोरी रिपीट हो रही है, ड्यूरिंग द कंटिन्यूअस फुली टैक्सेबल, ऐसा क्यों लिखा है, रुक रुक के उठा रहे हैं तो इसलिए फुली टैक्सेबल। रिटायरमेंट के टाइम पे किया है, फिर से वही कहानी, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है एग्जाम कर दो, दूसरे एम्प्लॉइज है तो एग्जाम्शन 4 चीजों का लिस्ट है, इसमें से लर्न कौन सी चीजें आसानी से होती है वो टिक करते हैं, जितना मिला है उतना। 3 लाख का मैक्सिमम लिमिट है, बताओ ग्रेजुएटी का मैक्सिमम लिमिट कितना था, हाँ 20 लाख, और इधर कितना है 3 लाख। लर्न करो, कंपेयर करके आपको खुद को याद दिलाना है वहां क्या है यहाँ क्या है, तो दिमाग में बैठता है, ठीक है। और इधर क्या लिखा है, 10 months into एवरेज मंथली सैलरी, ठीक है। हम लोग यहाँ पे सैलरी निकालेंगे, इधर सैलरी बच्चों सेम है एचआरए जैसा, एचआरए जैसा मतलब बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन ए फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, इधर अलग एफर्ट लगा के लर्न नहीं करना, बराबर। अच्छा और यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, हम लोगों को 10 months इमीडिएटली प्रीसीडिंग निकालना है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग, अगर 15 तारीख को रिटायर हुआ तो हम लोगों को उस महीने के शुरुआत के 15 दिन लेना पड़ेगा, ऐसा कैलकुलेशन करके क्वेश्चन सॉल्व भी किया है, तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है यहाँ पे, राइट। और लास्ट क्या है, लीव एट क्रेडिट इनटू एवरेज सैलरी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ लीव एट क्रेडिट, ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूं एंड देन ये वाला पॉइंट होता है खत्म। बच्चों लीव एट क्रेडिट मतलब क्या, लीव एट क्रेडिट का मतलब ये होता है कि ब्रॉडली आपको कितने दिन की छुट्टी मिली थी, आपने कितने दिन की छुट्टी ली है या पैसे उठा लिया है, और उसके बाद में जो बैलेंस आपका बचा है उसको हम लोग बोलते हैं लीव एट क्रेडिट। वेरी सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो लीव एट क्रेडिट मतलब आपने कितने दिन की छुट्टी का फायदा नहीं लिया है, दैट इज लीव एट क्रेडिट। कैसे निकालोगे लीव एट क्रेडिट, यहां लिखा है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आपको कितने दिन की छुट्टी मिली है। अच्छा बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा लिखा जाता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को बोल रहा है कि तू साल में 60 डेज का लीव ले, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को भले ही बोल रहे हैं कि तू साल में 60 डेज का लीव ले सकता है, हम लोग कैलकुलेशन के लिए इसको 30 डेज में मैक्सिमम रेस्ट्रिक्ट करेंगे, पहली चीज, ठीक है। ये रेस्ट्रिक्ट करने के बाद अभी देखो कितने दिन की छुट्टी मिली है माइनस कितने दिन की छुट्टी हमने ले ली है या पैसे उठा लिए, जो बच गया है वो होगा आपका लीव एट क्रेडिट। लीव एट क्रेडिट मतलब आपको अभी तक इसका बेनिफिट नहीं मिला है, एम्प्लॉय को लीव एट क्रेडिट मतलब इतने का बेनिफिट उसने नहीं लिया है। बेनिफिट क्यों नहीं लिया है, क्योंकि उसने ना तो उसका लीव लिया है ना तो उसका पैसा उठाया है, तो उसका कैलकुलेशन यहाँ पे हम लोगों को लेना पड़ेगा। इजी है राइट, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ही कॉन्फिडेंस आएगा, बराबर। तो दिस इज ऑल अबाउट लीव एनकैशमेंट। बच्चों ब्रॉडली मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए मोटा मोटी, ऑफ कोर्स इतना बताने के बावजूद कुछ पॉइंट्स रहे, मेरे को पता है छोटे छोटे चिल्लर पॉइंट्स है इधर उधर, बट इसमें एक अमेंडमेंट है जो बताना जरूरी है, बिकॉज वो अमेंडमेंट नहीं पढ़ोगे तो हो सकता है कि एग्जाम में तकलीफ हो, राइट। मैं अभी जो आपको एक अमेंडमेंट बता रहा हूं उस पे एग्जाम में क्वेश्चन आने का चांस है, ओके। तो इसको बहुत सीरियसली लो, क्या बता रहा हूं, एवरीवन फुल्ली कॉन्सेंट्रेट टू व्हाटएवर आई एम सेइंग नाउ। इधर फोकस करो तो आपको समझ में आएगा, चलो क्या बता रहा हूं। सेक्शन 17 टू 7, ठीक है, सेक्शन 17 टू 7, सेक्शन 17 टू 7 क्या बोलता है, पहले आसान भाषा में बता दो, ठीक है, और उसको इजी रखते हैं। बच्चों मेरे को पता है कि मॉड्यूल में बहुत लंबा एक फॉर्मूला बना के दिया आगे, उसको हम लोग इजी रखते हैं, आपको जितना आपके लेवल के लिए लर्न करना मैं उतना ही बताऊंगा और उतना ही पढ़ो क्योंकि आपको उतना ही सफिशिएंट है। सुन लो अच्छे से क्या बता रहा हूं, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई के लिए 3 जगह पे कंट्रीब्यूशन दिया है, ध्यान से देखना कौन सी जगह पे, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, न्यू पेंशन स्कीम या सुपर एन्युएशन फंड। क्या होता है ब्रॉडली ब्रीफली बताता हूं। अच्छा आप लोग बताओ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के बारे में हमने डिस्कशन ऑलरेडी किया है यार, रिकॉग्नाइज मतलब किसने रिकॉग्नाइज किया है, कमिश्नर ने, ऑलरेडी बताया, ठीक है। तो ये वो वाला है जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने रिकॉग्नाइज किया है,
बराबर। न्यू पेंशन स्कीम क्या होता है? अच्छा, अगर आपने आगे के चैप्टर्स पढ़े इनकम टैक्स के, उसमें डिडक्शन नाम का एक चैप्टर है, उसमें एटीसी बोल रहा हूँ, उसमें एटीसीसीडी नाम का एक सेक्शन है, ठीक है। उसमें एक अटल पेंशन योजना होती है बच्चों, अटल पेंशन योजना, ठीक है। ये अलग से डिडक्शन वाले चैप्टर में जब आप पढ़ोगे ना तो आपको ये दिमाग में बैठेगा, ओके। तो ये एक स्कीम होता है, गवर्नमेंट का स्कीम है, अटल पेंशन योजना, या इसको न्यू पेंशन स्कीम बोलते हैं। और यहाँ लास्ट में लिखा है अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड। बच्चों सुपर एन्युएशन की वर्ड का मीनिंग कोई बताएगा? इफ एनीवन रिमेंबर्स व्हाट इज मीनिंग ऑफ सुपर एन्युएशन? बहुत सारे जॉब्स ऐसे होते हैं जहां पे आपका एज, कुछ पर्टिकुलर एज आप अचीव करते हो तो आपको रिटायर होना ही पड़ता है, उसको सुपरएनुएशन बोलते हैं। आर्मी हो गया, ठीक है, या फिर कोर्ट के जजेस हो गए, ठीक है। बहुत बार आप लोग देखोगे ना तो 60 इयर्स का हो गए तो आपको रिटायर होना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपका एज ज्यादा हो गया तो आप एलिजिबल नहीं हो जॉब के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं सुपरएनुएशन। रिटायरमेंट में और सुपरएनुएशन में क्या डिफरेंस है? रिटायरमेंट नॉर्मली हम हमारे मर्जी से होता है, सुपरएनुएशन होना ही पड़ता है क्योंकि वो एज हो चुका है। सो दैट इज द ब्रॉड डिफरेंस। क्या बता रहा हूं आपको, यहां पे क्या दिमाग में रखना, सुनो। एम्प्लॉयर ने क्या किया? एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई के लिए इन जगह पे कंट्रीब्यूशन किया। कौन सी जगह पे? 3 चीजें लर्न कर लो, आरपीएफ, न्यू पेंशन स्कीम, सुपरएनुएशन फंड। यहां पे आपको क्या दिमाग में रखना है बच्चों? अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को ये फंड्स में पैसा देता है, इसका टोटल अमाउंट चेक करो। अगर टोटल अमाउंट 7,50,000 तक है तो एग्जम्पशन पूरा मिल जाएगा। बट अगर 7,50,000 के ऊपर है तो जो एक्स्ट्रा है वो होगा टैक्सेबल। अब मैं आपको एकदम सिंपल एक एग्जांपल देता हूं तो आपको ही समझ में आएगा, सुन लो। सपोज एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को 8 लाख रुपए दिए हैं, ये 3 फंड्स में। कौन से 3 फंड्स? फिर से बोल रहा हूं, फर्स्ट इज आरपीएफ, सेकेंड इज न्यू पेंशन स्कीम या फिर अटल पेंशन योजना, थर्ड इज सुपरएनुएशन फंड। ये तीनों का टोटल अगर 8 लाख आया, आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, आपको ज्यादा कुछ इसमें कैलकुलेशन नहीं करना है। तो आपको खुद को क्या पूछना है, कितना 7.5 लाख के ऊपर है? 50,000। तो ये 50,000 टैक्सेबल होगा। कौन से सेक्शन में? 17 to 7। इजी, वेरी वेरी सिंपल, बराबर। फिर से रिपीट करो, बार बार क्यों रिपीट करो? बिकॉज आगे आपको एक और सेक्शन बताऊंगा जो इससे लिंक्ड है। अच्छा, यहाँ पे ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, और मेरे को पता है वो कंफ्यूजन क्यों हो रहा है। सुनो, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं सर कितने बार सेम चीज रिपीट करोगे, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो तो गया ऑलरेडी। व्हाई यार रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड? सही बात है, हमने ऑलरेडी सीखा है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, तो वो टैक्सेबल ऑलरेडी है ना। बताओ, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 12% तक एग्जम्प्ट होता है सैलरी का, वापस क्यों आ गया सर? फिर ये अलग है, वो अलग है। प्लीज कीप इन माइंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ दिया है, वो 12% का हिसाब तो आपको करना है। ये अलग से आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 फंड्स का टोटल अगर 8 लाख है तो अलग से 50,000 और टैक्सेबल करना है इस सेक्शन में। दो अलग अलग चीजें हैं, मिक्स मत करो। सिर्फ आरपीएफ दिया है, 12% का लॉजिक दिमाग में रखना है। और अगर ये तीनों चीजों का टोटल दिया है तो 7.5 लाख तक एग्जम्प्ट, उसके ऊपर टैक्सेबल। दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट। 7,50,000 तक एग्जम्प्ट, उसके ऊपर होगा टैक्सेबल। यहाँ लिखा है शैल बी एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन, और 7,50,000 के ऊपर क्या होगा? टैक्सेबल एज परक्विजिट। कौन से सेक्शन में बता दो, लर्न कर लो, 17 to 7, ठीक है। अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट यह है, गवर्नमेंट बोल रही है देखो भाई, अगर 8 लाख जमा किया है, फिर से 3 फंड्स में जमा किया है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 8 लाख तक का कंट्रीब्यूशन दिया है, कौन से 3 फंड्स बताओ? लर्न हो गए तो बहुत अच्छी बात है, बोलो। अभी बताया, 2-3 बार रिपीट किया। फर्स्ट इज आरपीएफ, सेकेंड इज अटल पेंशन योजना या न्यू पेंशन स्कीम, और थर्ड इज सुपरएनुएशन। वेरी गुड, ठीक है। तीनों का टोटल कितना हो गया? 8 लाख। खुद को क्या पूछोगे? 7,50,000 के ऊपर है क्या? है, तो कितना एक्सेस है? 50,000। इसको करो टैक्सेबल। कौन सा सेक्शन में? 17 to 7, ठीक है। सो दिस इज द सेक्शन जिसमें ये होगा टैक्सेबल, राइट। गवर्नमेंट क्या बोल रही पता है? ये अभी तक था, इसमें कुछ अमेंडमेंट अभी नहीं है, अब यहां से अमेंडमेंट बता रहा हूं, सुनो अच्छे से। गवर्नमेंट क्या बोल रही पता है? ये 50,000 जो 7.5 लाख के ऊपर है उसको तो टैक्सेबल कर रहे हैं, इसका इंटरेस्ट क्यों छोड़ रहे हैं? वो भी टैक्सेबल होना चाहिए। ये तो हमने कंट्रीब्यूशन को टैक्सेबल किया। कंट्रीब्यूशन मतलब कहां जा रहा है? फंड में। फंड में जब वो पैसा जाता है तो वो पैसा ग्रो होगा, तो उसका इंटरेस्ट भी छोड़ना नहीं है, उसका इंटरेस्ट भी हम लोग करेंगे टैक्सेबल।
और ये जो इंटरेस्ट जो टैक्सेबल कर रहे हैं इसका अमेंडमेंट आपको रखना है दिमाग में। इंटरेस्ट वाला टैक्सेबल वाला सेक्शन क्या है, नीचे लिखा है 17(7) है, देख लो अच्छे से, ठीक है 17(7) है। मोटा मोटी दिमाग में क्या रखोगे, ये 3 का टोटल 7.5 लाख के ऊपर गया, एक्सेस टैक्सेबल, कौन सा सेक्शन 17(7). ये अमाउंट का इंटरेस्ट भी टैक्सेबल, कौन सा सेक्शन, इसका भाई 17(7)(a) लिखा है, 17(7)(a) बराबर। अच्छा अब है ना, प्रॉब्लम क्या होता है मैं बताता हूँ, ये कोई आपका सिंपल इंटरेस्ट नहीं है कि 50,000 पे सर आप बता दो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे आंसर निकाल देंगे, हलवा नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है, बिकॉज फंड में अमाउंट कोई भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉयर कभी डाल रहा है कभी एम्प्लॉय डाल रहा है, फंड का अमाउंट चेंज हो रहा है, ओपनिंग बैलेंस अलग है क्लोजिंग बैलेंस अलग है, तो इसमें इंटरेस्ट निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड दैट इज वाई गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक फॉर्मूला बना के दिया है, ये जो 50,000 है 7.5 लाख के ऊपर का, इसका इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, इसका एक बहुत खतरनाक सा फॉर्मूला है। अच्छा वो फॉर्मूला देख के डरना नहीं है, ठीक है, फॉर्मूला क्या मैं बताता हूँ, देख लो यहाँ पे फॉर्मूला है ये। अच्छा पहले ये पढ़ लेते हैं, जस्ट डू वन थिंग, इसको रीड करो जल्दी से, ये आपको समझ रहा है क्या, जो भी मैंने ब्रैकेट किया बस उतना ही पढ़ना है, सिंपल करते हैं इसको, पूरा फॉर्मूला भी लर्न नहीं करवाऊंगा। एनुअल एक्रीशन टू द बैलेंस एट क्रेडिट ऑफ आरपीएफ एनपीएस approved superannuation which relates to employer's contribution and included in total income on account of income having exceeded 7,50,000। इसका सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग क्या है, ये बोल रहा है अगर वो तीनों का टोटल 8 लाख आया तो 7.5 लाख के ऊपर कितना है, 7.5 लाख के ऊपर है 50,000, तो 50,000 पे जो एक्रीशन है, एक्रीशन मतलब इंटरेस्ट, वो भी टैक्सेबल होगा, कौन सा सेक्शन में, इस सेक्शन में, वही तो बता रहा हूँ सिंपल भाषा में। 50,000 का जो इंटरेस्ट है वो आपको टैक्सेबल करना है इस सेक्शन में। कैसे निकालोगे इंटरेस्ट, इसका फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला है काफी खतरनाक, इसको करते हैं एकदम सिंपल। फॉर्मूले में बच्चों आपको टैक्सेबल परक्विजिट निकालना है, जिसको हम लोग बोलते हैं टीपी, ठीक है। अब टैक्सेबल परक्विजिट निकाल रहे हो तो आपको ये फर्स्ट पार्ट बोल रहा हूं मैं और ये कर रहा हूं सपोज सेकेंड पार्ट, क्या करोगे पता है, इसको और इजी करते हैं। सेकेंड पार्ट 0 है आपके लिए, ये अभी फिलहाल रखो दिमाग में, आपको फॉर्मूला दिमाग में रखना है सिर्फ इतना, टीपी इज इक्वल टू पीसी डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर, खत्म। मेरे को ऐसा लग रहा है, देयर इज दिस गट फीलिंग कि आपको इसमें क्वेश्चन आएगा एग्जाम, इसको इसलिए छोड़ो मत, बिल्कुल भी मत छोड़ना, ठीक है। जब भी ये लेक्चर जाएगा यूट्यूब पे इसको बार बार देखो, अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा तो फिर से बता रहा हूँ, आराम से करते हैं इसको, बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आने का पूरा पूरा चांस है। फिर से टैक्सेबल परक्विजिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, टीसी अपॉन 2 इंटू आर, टीपी क्या है, टैक्सेबल परक्विजिट, टीसी अपॉन 2 इंटू आर क्या है, ये अभी एक्सप्लेन करो बच्चों। पीसी क्या होता है बताया, पीसी का सिंपल भाषा में मतलब ये है कि फंड में 7.5 लाख के ऊपर कितना गया, बताओ आप लोग। अभी जो अपना एग्जाम्पल है उसी को कंटिन्यू करते हैं, हमने 8 लाख कॉन्ट्रीब्यूट किया, अपना लिमिट 7.5 लाख का था, 7.5 लाख के ऊपर कितना गया 50,000, तो पीसी हो गया आपका 50,000 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा हमें 50,000 का इंटरेस्ट निकालना है तो डिवाइडेड बाय 2 क्यों कर रहे हैं बताओ, एवरेज निकाल रहे, क्यों निकाल रहे एवरेज बच्चों, जब भी आप फंड में पैसा जमा करते हो आप एकदम से पैसा जमा नहीं करते हो, ठीक है, आपको है ना वो रुक रुक के पैसा आप जमा करते हो, तो हम लोग उसको इसलिए एवरेज आउट कर रहे हैं, दैट इज द रीजन। एक चीज और बताओ, अगर मैं हर महीने कुछ ना कुछ पैसे जमा करते जाऊंगा तो जो शुरुआत में जो पैसे जमा किए उस पर इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा बच्चों, कॉमन सेंस लगाओ, से इमेजिन करो मैं हर महीने कुछ ना कुछ पैसे जमा करो, हर महीने कुछ ना कुछ पैसे जमा करो, फर्स्ट मंथ में जो मैंने पैसे जमा किया उसको मैंने 12 महीने के लिए इंटरेस्ट के लिए एलिजिबल किया, सेकंड मंथ के लिए 11 महीने के लिए, थर्ड के लिए और कम होता जाएगा, इसलिए उसको एवरेज करना जरूरी है। एंड दैट इज द रीजन जो आपका पीसी है उसको हम लोग डिवाइडेड बाय 2 करें सो दैट वी कैन एवरेज इट आउट, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। आपने ये कॉस्टिंग में भी क्या होगा जब वो ईओ क्यू निकालते हो तो सही है ना, आप उसको डिवाइडेड बाय 2 करते हो तो, राइट ना, तो ये सेम चीज हम लोग यहाँ कर रहे हैं, पीसी अपॉन 2, 50,000 को डिवाइड के 2 से इनटू करना है आर, आर क्या है आपका, आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, आर का फॉर्मूला है बड़ा सिंपल, आर इज इक्वल टू आई अपॉन एफ ए वी जी, ये क्या है बताता हूं, आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट, आई है आपका इनकम, आई क्या है इंटरेस्ट इनकम, डिवाइडेड बाय एफ ए वी जी, ठीक है। अच्छा अभी बच्चों ये इंटरेस्ट इनकम आप कैसे निकालोगे, मैं आपको एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं,
देखो आपको ये समझ में आ रहा है क्या बच्चों? फंड में ओपनिंग बैलेंस था सपोज 10 लाख, फंड में ओपनिंग बैलेंस था 10 लाख, ओपनिंग बैलेंस मतलब साल के शुरुआत में। कौन से फंड में? वो 3 का टोटल अगेन, ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस है सपोज 15 लाख, 15 लाख, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर करो, फंड का क्लोजिंग बैलेंस ज्यादा है क्या ओपनिंग बैलेंस से? फंड का बैलेंस ज्यादा क्यों हो गया? फंड का बैलेंस क्यों बढ़ता है बताओ? 2-3 रीजन होता है, या तो हमने फंड में पैसा जमा किया है, या तो इंटरेस्ट मिला है, बराबर, ठीक है। सपोज इमेजिन करो हमने अमाउंट जो जमा किया है, अमाउंट कंट्रीब्यूट जो किया है वो है सपोज 2 लाख, वो है कितना? 2 लाख, ठीक है। तो अभी आप लोग ये कैलकुलेशन करके बता सकते हो क्या कि इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा? देखो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस का डिफरेंस कितना पहले बताओ? 5 लाख, ठीक है। ओके, ये 5 लाख में से आपने पैसे जमा कितने किए? 2 लाख, ये माइनस कर दो। ये माइनस करने का जो 3 लाख है ये क्या है? ये है आपका इंटरेस्ट का कंपोनेंट, सही है। ये है इंटरेस्ट का कंपोनेंट, इंटरेस्ट इनकम हो गया। अब देखो ये क्या लिखा है, इंटरेस्ट को डिवाइड करना है एफएवीजी से। इंटरेस्ट कितना है? 3 लाख का। अब ये एफएवीजी क्या है? एफएवीजी इज ओपनिंग और क्लोजिंग का एवरेज, फंक्शन ऑफ एवरेज। बताओ ओपनिंग बैलेंस कितना है? 10 लाख, क्लोजिंग कितना है? 15 लाख। कैन यू डू एवरेज? 10 और 15 का एवरेज बताओ कितना होगा? 12,50,000, राइट। तो ये 3 लाख को डिवाइड करना है 12,50,000 से, बोलो कितना आएगा? 3 लाख डिवाइडेड बाय 12,50,000 कितना आ रहा है? परसेंटेज में बताओ, इंटू 100 करना। हाँ 24%, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? 24% का यहाँ पे आ गया आपका इंटरेस्ट, आर, इंटरेस्ट का रेट। तो क्या होगा? 50,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 24%, करो कितना है? 25,000 का 24%, दैट इज द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल परक्विजिट। अच्छा, इस पे और कॉन्फिडेंस चाहिए, मॉडल में क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो। अच्छा, अभी एकदम ब्रीफली मैं आपको 2 मिनट में बता रहा हूं एंड देन वी विल स्टॉप, ठीक है। क्या क्या बता मैंने, ये 2 सेक्शंस मिक्स करके बता रहा हूं, सुन लो। पहले मैंने आपको बताया 17 to 7, अमेंडमेंट कौन सा सेक्शन में? इसके आगे का 17 to 7A। क्या दिमाग में रखोगे? वेरी सिंपल, 3 जगह का टोटल करना है। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को 3 जगह पैसा दिया है, कौन से 3 जगह बताओ? लर्न हो जाना चाहिए अभी तक। आरपीएफ और एनपीएस या अटल पेंशन योजना, और लास्ट क्या है? सुपर एन्युएशन, ठीक है। तो ये तीनों का टोटल कितने अमाउंट के ऊपर गया तो टैक्सेबल होगा? 7,50,000 के ऊपर गया, 7,50,000 के ऊपर गया तो ये होगा टैक्सेबल अंडर दिस सेक्शन। और जो एक्सेस है इसका इंटरेस्ट यहां टैक्सेबल होगा। वो इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? टैक्सेबल परक्विजिट इज इक्वल टू, फॉर्मूला बताओ क्या है? टीसी अपॉन 2 इंटू आर। टीसी क्या है? कितना एक्सेस है अपने केस में? 50,000। अगर 8 लाख मैंने दिया है तो 50,000 एक्सेस है, डिवाइड बाय 2 इंटू आर। आर कैसे निकालोगे? आर इज इक्वल टू आपका इनकम डिवाइडेड बाय एफएवीजी। एफएवीजी मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग का एवरेज। और ये इंटरेस्ट इनकम कैसे निकालोगे? ओपनिंग बैलेंस कितना है देखो, क्लोजिंग बैलेंस कितना है देखो, जो डिफरेंस है उसमें माइनस कर दो जो कंट्रीब्यूशन किया है, मतलब आपको सिर्फ इंटरेस्ट का इनकम मिलेगा। दिस इज हाउ यू शुड कैलकुलेट। ये फॉर्मूला इतना इजी क्यों किया मैंने? क्योंकि बच्चों एक्चुअली इसके आगे का जो प्लस करके उन्होंने दूसरा जो पार्ट दिया ना वो आपके काम का नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर अमेंडमेंट का। ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं बिकॉज कंफ्यूजन क्रिएट होगा। देखो ये जो फॉर्मूला है इसमें से ये वाला पार्ट 0 ही होता है, इसलिए इसको कट ही कर रहा हूं, खत्म। सो एज अ स्टूडेंट यू मस्ट रिमेंबर ओनली दिस फर्स्ट पार्ट, परफेक्ट करके जाओ। मॉडल का क्वेश्चन अच्छे से देख के जाओ बिकॉज वैसा ही क्वेश्चन शायद इंस्टीट्यूट पूछेगी, राइट। सोचो मोटा मोटी मैंने आपको मैक्सिमम पॉइंट्स बताने की कोशिश की है। डेफिनेटली कुछ पॉइंट्स रह गए, छोटे छोटे पॉइंट्स है वो, बट बहुत इजी वाले पॉइंट्स है जो आप खुद से कर सकते हो, राइट। सो विल स्टॉप हियर।